नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पर। और आज मोस्ट अवेटेड वीडियो या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है CNT एक्ट के बारे में, जो 1908 के है में बना है। मतलब CNT इसका नाम ही है, छोटा नागपुर टेनेंसी, C फॉर छोटा नागपुर, CN फॉर एंड T फॉर टेनेंसी एक्ट 1908। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको बताऊँगा। शुरू के 3-4 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही ढंग से मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें टाइटल्स के बारे में है, डेफिनेशंस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल सेक्शन कितना है 271। तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। आसान है ये, बहुत लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे बताते हैं कि तो मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है, बहुत कुछ समझ नहीं आता है। पर मैं उन सबको बोलूँगा कि भाई थोड़ा अच्छे से समझाओ, ठीक है, अच्छे से समझो, देन समझ सब आएगा। मैं बोलता हूँ कि बहुत ही आसान चैप्टर है एंड लेकिन यही बात है कि बहुत लेंदी है। 271 सेक्शंस पढ़ना, खिचपिच जो ज़रूरत नहीं है वो भी दिया हुआ है, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है। तो पहले 3-4 चैप्टर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रहे हैं जो कि बाद में जा कर के रिपीटेशन होंगे उनके। तो हम लोग उतना बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको कहानी की तरह सीक्वेंस वाइज बताऊंगा ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और मैं गारंटी देता हूँ आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ समझ आएगा, जैसे मेरे पुराने वीडियोज आपको सब कुछ समझ आए हैं। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मिलेगी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें 50 क्वेश्चन के आसपास मैं करूँगा, ठीक है, आपके सामने करूँगा। और उसमें हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे सबको फिर से वहाँ पर बताऊँगा। लाइक सेक्शंस कौन सा है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है उस क्वेश्चंस में, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हर चीज़। तो आप इसको देख लें इस वीडियो को, उसके बाद तुरंत जाएं यहीं पे आपको इसी चैनल के इस प्लेलिस्ट में, JPSC JSSC का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा कौन सा, क्वेश्चंस ऑन CNT 1908। और उसमें मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बहुत आसान है, बस देखते जाओ, सुनते जाओ। पहले 5 मिनट तक अगर कुछ खिचपिच लगे, नहीं समझ आए, तब भी सुनते जाओ, बस ध्यान से सुनते जाना। आई गारंटी कि 6वें-7वें मिनट में आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा, क्योंकि नई चीज़ें हैं। तो ये मोस्ट डिमांडेड भी था, बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा था। हालांकि ये 10 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स का है, बहुत आसान भी है। 10 मार्क्स में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, उस क्वेश्चन के सेशन को देख लेते हैं, तो मिनिमम नहीं तो आपको बताऊंगा मैं कि 8 मार्क्स, मिनिमम 8 मार्क्स आपके आएंगे, आई गारंटी इट, ये आप जान लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले क्या है, टोटल चैप्टर इसमें 9 दिए हुए हैं और टोटल सेक्शंस कितने हैं, 271 सेक्शंस, यानी कि इसको धाराएं बोलते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स हैं, है ना, और चैप्टर्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट हैं। तो वो पार्ट और शेड्यूल को आप कंपेयर कर सकते हैं इससे या पार्ट से, और इसको कंपेयर कर सकते हैं आर्टिकल से। तो धाराएं क्या कहने का मतलब है यहाँ पर आर्टिकल, या फिर यहाँ पे नाम हम लोग इसको देते हैं सेक्शंस। तो कितने हैं, 19 चैप्टर है टोटल और 271 सेक्शंस है। आपको ये तो पहले याद रखना है। अच्छा, ये बना कब, तो ये बनाया गया 11 नवंबर, ये बना मतलब नहीं, कब एग्जिस्टेंस में आया झारखंड में, तो 11 नवंबर 1908 को आया ये, बस इतना याद रखना है अभी, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं हर चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, जैसे चैप्टर होता है तो उसके नाम दिए होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ। चैप्टर 1 का नाम क्या दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी क्या दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक इसका हिंदी में होता है। चैप्टर 2 का नाम है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट्स क्या होते हैं, उसके क्लासेस के बारे में दिए हुए हैं। सब कुछ मैं क्लियर करूँगा आगे चल करके, बस एक एक बार नाम को दिमाग में घुसाते जाओ। काश्तकारों के बारे, टेनेंट्स का हिंदी होता है काश्तकार, टेनेंट्स का मतलब सिंपली समझ लो कि किसान। तीसरा में दिया हुआ है टेन्योर होल्डर के बारे में, भूधारक के बारे में। चौथे चैप्टर में है ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में, ऑक्यूपेंसी रैयत क्या होता है ये भी हम आप आगे डिस्कस करेंगे। 5वें में दिया हुआ है चैप्टर में रैयट्स हैविंग खूंट कट्टी राइट्स। मैं हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा, आई प्रॉमिस इट, बस आप अभी सुनते जाएं टाइम आने पे, क्योंकि अभी 6-7वें मिनट में मैंने बताया है कि वो टाइम आएगा जब एक्सप्लेन करना चलूँगा एक चैप्टर को, तो वो सब चीज़ें सब आएंगी तो मैं उनको बताऊँगा। तो चैप्टर 5 में दिया हुआ है राइट्स और हैविंग खुदकट्टी राइट्स, ठीक है, रैयत हैविंग खुद, रैयत के बारे में, और रैयत क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है।
चैप्टर 6 में क्या दिया हुआ है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। सुनते जाएं, दिमाग में घुसाते जाएं, आँख बंद करके सुने, आँख खोल करके सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 7 में क्या दिया हुआ है, चैप्टर आँख खोल के ही सुने ताकि दिखाई दे। चैप्टर 7 में दिया हुआ है, और ये सब क्या है, सेक्शंस हैं। तो चैप्टर 7 में जो भी दिया हुआ है, लैंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम चैप्टर 4। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में जो लैंड्स के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में, वो चैप्टर 7 में डिस्कस किया गया है। और इसमें मात्र एक ही सेक्शन है, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर बन जाता है। समझ गए आप, सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर बन जाता है। सबसे लार्जेस्ट चैप्टर भी हम लोग देखेंगे अभी कौन सा आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, सबसे ज़्यादा सेक्शंस है। चैप्टर 8 क्या बोलता है, लीज एंड ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर, है ना। इसके बारे में डिस्कस करता है कि किसी भी टेन्योर को, किसी के खेत को कोई बेच दिया तो उसमें कैसे ट्रांसफ़र होगा, या लीज़ पे कोई कैसे ले सकता है, कितने साल के लिए ले सकता है, कौन ले सकता है किसी की ज़मीन को, ये सब चीज़ें दी हुई। 9 नंबर में क्या है, जनरल प्रोविज़न एज टू रेंट। रेंट के बारे में जो जनरल प्रोविज़न्स क्या हैं, जैसे लगान चुकाते हैं ना ज़मीन का हम लोग, हर किसान, हर टेनेंट्स, हर काश्तकार, हर एक फार्मर जो अपनी ज़मीन होती है उसका लगान चुकाता है सरकार को या अपने लैंडलॉर्ड को, ठीक है, भूस्वामी जिसको कहते हैं। चैप्टर 10 में क्या दिया हुआ है, मिसलेनियस प्रोविजंस टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। जो मिसलेनियस बाकी जो भी इधर प्रोविजंस नहीं हुए दिए हुए हैं, सब मिला जुला करके दिया हुआ है, प्रोविजंस टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, भूस्वामी और टेनेंट्स, काश्तकार के बारे में जो प्रोविजंस है। चैप्टर 11 क्या बोलता है, कस्टम्स, रिवाज और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसमें दिया हुआ है। चैप्टर 12 में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड सेटलमेंट ऑफ रेंट्स, मतलब किसी भी ज़मीन का, किसी टेनेंट्स का या किसी एक फार्मर के ज़मीन का रिकॉर्ड है सरकार के पास, सरकार या लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। देखिए, सरकार और लैंडलॉर्ड एक ही चीज़ होता है यहाँ पर। हम लोग जब भी एसपीटी पढ़ते हैं या फिर सीएनटी पढ़ते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड की कॉन्सेप्ट पहले थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ, राज्य फॉर्मेशन नहीं हुई, तो उस समय जो विदेशी हुकूमत या अंग्रेज़ों की सरकार चलती थी, या फिर उससे पहले मुग़लों के शासन चलते थे, उस समय राजा या फिर अंग्रेज़ के बाद लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे जिनको लगान जाती थी। तो बाद में वो सब चीज़ें सारा कंट्रोल में चला गया, किसके, गवर्नमेंट के, बहुत जगह पर। तो लैंडलॉर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे गवर्नमेंट भी, और लैंडलॉर्ड खुद जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं वो, ठीक है। चैप्टर 3 में दिया हुआ है प्रेसिडियल कंडीशन ऑफ कम्यूटेशन एंड रिकॉर्ड थ्योरी, ठीक है, मतलब वही भूमि संबंधी जो भी शर्त होंगे उसके बारे में, रूपांतरण और उसका अभिलेख, ये सब दिया हुआ है, लिखा हुआ है। चैप्टर 14 में क्या है, चैप्टर 14 में है रिकॉर्ड ऑफ लैंड एंड लैंडलॉर्ड प्रिवेल्ड लैंड्स, सॉरी प्रिविलेज लैंड्स, रिकॉर्ड लैंड। देखिए चैप्टर 14 में क्या दिया हुआ है, जो लैंडलॉर्ड का प्रिविलेज्ड लैंड्स है उनके रिकॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर 15 में है दिया हुआ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ रैयत्स हैविंग खुदकट्टी राइट्स, विलेज हेडमैन और अदर क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। देखिए ये खुदकट्टी राइट्स के बारे में यहाँ पर है, विलेज हेडमैन के बारे में है, और अदर क्लासेस ऑफ टेनेंट्स के बारे में है ना। यहाँ पे उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में दिया हुआ है, राइट। चैप्टर 16 क्या है, ये देखिए, इसमें 135 से लेकर 229 इतना सारा सेक्शन है। मतलब आप समझिए कितना हो गया, 129 से 229 होता तो 100, और यहाँ पर इधर आप घटा दें 6, तो 94 सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन हो जाता है और सबसे बड़ा चैप्टर हो जाता है। सबसे छोटा चैप्टर क्या था, 7, और सबसे लार्जेस्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 16। इसमें जुडिशियल प्रोसीजर बाय डीसी दिया हुआ। देखिए एसपीटी अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे अभी ऊपर से स्लाइड होता हुआ आई बटन से एक आपको लिंक दिखेगा, लिंक उसमें क्लिक करेंगे तो आप एसपीटी में देख सकते हैं, एसपीटी की वीडियो। वहाँ पर मैंने बताया है आपको प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसीजर बाय डीसी यानी डिप्यूटी कमिश्नर की बात करी गई है। तो यहाँ और वहाँ लगभग चीज़ें सेम हैं। मैक्सिमम जो पावर दी गई हैं जुडिशियल प्रोसीजर या फिर सीएनटी एक्ट को लेकर के, वो डीसी को दी गई हैं। बाद में इसमें अमेंडमेंट्स हुआ
तो फिर हाई कोर्ट्स को भी पावर दी गई, लेकिन मैक्सिमम पावर अभी भी दी गई है डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को। 17 सेक्शन क्या बोलता है कि 230 से 238 तक है, इसमें लिमिटेशंस के बारे में दी हुई है, सीएनटी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। चैप्टर 18 में क्या बताता है, स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू मुंडारी खुटकट्टीदार्स। जो मुंडारी खुटकट्टीदार्स होते हैं, क्या होता है खुटकट्टीदार्स, मुंडारी खुटकट्टीदार्स होता है वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। स्पेशल प्रोविज़न लेकिन दिया हुआ है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू मुंडारी खुटकट्टीदार। 19 में क्या है, अभी बस मैं नाम बता रहा हूँ चैप्टर्स के। 19 में क्या है, सप्लीमेंटल प्रोविज़न। तो अब वो टाइम आ गया है जब मैं एक एक करके आपके साथ हर एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सेक्शन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चले, या फिर बेहतर होगा कि आप अपने से, क्योंकि मैं बहुत चीज़ इसमें नहीं लिखा हूँ जो मैं बोलूँगा अभी, तो अपने से भी स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल, आई एम श्योर। स्क्रीनशॉट या फिर अपने से लिख के बना सकते हैं नोट्स को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जिसमें कि 3 सेक्शंस के बारे में, आई एम वेरी सॉरी, 3 सेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 कहता है कि नेम क्या होगा इस कानून का और इसका टाइटल, नेम या टाइटल क्या होगा और इस कहाँ कहाँ तक फैला रहेगा, इसकी एक्सटेंट क्या होगी, क्या पूरा झारखंड में होगा या झारखंड के कुछ ज़िलों में होगा, या झारखंड में 5 प्रमंडल हैं या 5 डिवीज़न हैं, 5 डिवीज़न है ना झारखंड में, उसमें होगा कि नहीं, तो इसके बारे में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यही बोलता है, नेम और टाइटल तो पता चल गया, नेम क्या दिया और टाइटल क्या है, CNT एक्ट, यही देखिए CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर टेनेंसी 1908, ये क्या है, एक्ट के बारे में बताया, ये लिखा गया है नाम इसका, ठीक है, इसका टाइटल है। एक्सटेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो देखिए पलामू डिवीज़न के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पलामू डिवीज़न के लिए तो संथाल परगना डिवीज़न के लिए उसका नाम ही है SPT एक्ट, एक टेनेंसी एक्ट, तो वहाँ पर है ही, तो पूरा संथाल परगना के 6 जिलों को कवर करता है। उसके बाद अगर कोल्हान डिवीज़न की बात करेंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, वो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर JPSC या JSSC के जो ये हैं प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर जो कोल्हान डिवीज़न है वहाँ पर चलता है विल्किंसन्स रूल, ठीक है। विल्किंसन्स जो कैप्टन विल्किंसन्स थे उनके द्वारा बनाया गया था, वो रूल चलती है। बचा कौन कौन सा, 2 डिवीज़न तो हो गया, अब बचा हमारे पास 3 डिवीज़न, तो वही 3 डिवीज़न में ये लागू होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। कौन कौन सा डिवीज़न, नॉर्थ छोटा नागपुर सबसे ऊपरी पार्ट, साउथ छोटा नागपुर और फिर पलामू डिवीज़न, ये 3 डिवीज़न जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न एंड पलामू डिवीज़न, ये तीनों जगह पर ये लागू होता है। सेक्शन 2 में क्या बताता है, रिपील, ये कहाँ कहाँ से इसको हटा दिया गया है इसके बारे में बताता है। सेक्शन 3 क्या है, देखिए दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, आई विल डिस्कस इट एंड बिट मोर, लाइक ज़्यादा देर तक मैं उसके बारे में बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में देने की कोशिश करूँगा। चैप्टर 3 में क्या है, डेफिनेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इससे सवाल भी आ जाते हैं कई बार, सिंपल डेफिनेशंस हैं। उसके बाद 2 फैक्ट इधर लिखा हुआ है, देखिए 19, इसमें सवाल ये भी पूछ सकता है कि 1908 को कंसेंट कब मिला, यानी फिर ये कानून बना दिया जाए, इसका सिग्नेचर कब कर दिया गया पेपर में। तो गवर्नर जनरल जो थे उस समय, लॉर्ड मिंटो, आई थिंक लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मार्ले 2, आप एक बार कंफर्म कर लेंगे गूगल करके, लॉर्ड मार्ले 2 आई थिंक सो, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा गूगल करके। तो 19 अक्टूबर 1908 को ही ये आया था कानून, 11 नवंबर 1908 को, जबकि कैलकाटा गैजेट में ये पब्लिश हुआ। कैलकाटा गैजेट एक पेपर था कैलकाटा में छपने वाला, उसमें ये पब्लिश हुआ था 11 नवंबर 1908 को, और तभी से ये लागू हो गया। लेकिन इसकी कंसेंट मिल गई थी आपको 19 अक्टूबर 1908 को ही, और किससे, गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये कौन से गवर्नर जनरल थे, आप एक बार कंफर्म हो लेना।
तीसरा सेक्शन है डेफिनेशंस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो खास डेफिनेशन है मैं उसके बारे में बताऊंगा। एग्रीकल्चर ईयर, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कृषि ईयर जिसको कहता है, देखिए कृषि ईयर लोकल कस्टम्स के हिसाब से डिफाइन होते हैं हर जगह के। जैसे छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और पलामू डिवीज़न है ना, तो इनके जो लोकल कस्टम्स होंगे, लोकल रिवाज होंगे, उनके हिसाब से सरकारें तय करेंगी कि यहाँ पर क्या सरकारें ही तय कर देंगी फाइनली कि कौन सा एग्रीकल्चर ईयर का स्टार्टिंग डेट होगा और कौन सा इंडिक डेट होगा फॉर एग्रीकल्चर ईयर। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड या भूस्वामी जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो खुद ही हमारा गवर्नमेंट ही है, स्टेट गवर्नमेंट ही है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो एग्रीकल्चर ईयर चलती है जिसका स्टार्टिंग डेट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वही चलेगी। क्या समझे आप? अगर दो टाइप का है, लोकल कस्टम या रिवाज से, अगर लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट के कोई और हो तो लोकल कस्टम या रिवाज के हिसाब से चलेगा और वो भी सरकार ही तय करेगी, गवर्नमेंट ही तय करेगी एग्रीकल्चर ईयर। लेकिन अगर नहीं होता है तो एग्रीकल्चर ईयर को, और अगर लैंडलॉर्ड हमारा गवर्नमेंट ऑफ ये स्टेट गवर्नमेंट ही है, देन 1 अप्रैल से चलेगा। ठीक है। भूगत बंद मॉर्गेज क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ, याद कर लें इसको, सुने ध्यान से, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट्स इन हिज टेनेंसी। देखिए सपोज करिए कि कोई टेनेंट्स ए है और एक टेनेंट बी है, ठीक है। ए टेनेंट कुछ दिनों के लिए पड़ गया बीमार, या फिर इसके बैल या इसके जो हल चलाने वाले साधन हैं, इसके के पास गाड़ी हो सकता है या बैल या जिससे हल जोतता है ये, वो हो गया इसका ख़राब, या बैल इसके मर गए। तो ये क्या करेगा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल को बैठा नहीं लेना दिमाग में, बस समझना है कॉन्सेप्ट को एट द एंड क्या होता है, कि वो क्या करेगा, बी को अपने इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देगा किसी ज़मीन का, मतलब उस ज़मीन में कोई इसके पास ज़मीन ढेर सारा है, उसका एक टुकड़ा कहीं से बी को दे देगा और उसके बदले में ये इससे क्या ले लेगा, मनी, पैसा ले लेगा, ठीक है। और उस पीरियड में जो ज़मीन ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, उस ज़मीन में ए का फिर फर्दर कोई राइट नहीं होगा, कोई मतलब लाभ का, तब तक जब तक ये वापस नहीं कर देता है इसका पैसा, कोई सर्टेन टाइम के लिए लिया होगा। तो इसी को बोलते हैं, मतलब गिरवी रखना समझिए किसी ज़मीन को। तो ये ए का उसमें क्या हो जाएगा, उस ज़मीन के टुकड़े से कुछ भी लाभ नहीं ले पाएगा, उसमें खेती नहीं कर सकता है, ये उसमें ट्री नहीं उपजा सकता है, ये उसमें कुछ उद्योग धंधे नहीं कर सकता, घर मकान नहीं बना सकता। जो भी इंटरेस्ट होगा उस समय उस ज़मीन से वो बी को प्राप्त होगा, तब तक जब तक ये वापस बी को पैसा नहीं दे देता है। तो ये चीज़ें हैं क्या, भुगत बंद मॉर्गेज इसको कहते हैं, सही है। उसके बाद बोर्ड की बात आती है, बहुत कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड का मतलब होता है रेवेन्यू बोर्ड की बात करते हैं, इसी के अंदर बैंक आता है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफिसर है, तो सर्टिफिकेट ऑफिसर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ट्रांसफ़र वगैरह का, कि कोई ज़मीन ए है कोई बी को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। टेनेंट्स का मतलब मैं अब बताता हूँ आपको। टेनेंट्स का मतलब होता है कोई भी काश्तकार यानी किसान, सिंपल समझिए, जो कि कोई ज़मीन का हिस्सा धारण करता है, ये कोई ज़मीन का हिस्सा का मालिक होता है, लेकिन वो उसका रेंट पे करता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर खेती बाड़ी का काम कर सकता है, उसमें पेड़ पौधे लगा सकता है, कुछ फूल लगा सकता है, उसमें गड्ढे खोद करके पानी जमा करके या पॉन्ड बना सकता है मछली पालन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए कर सकता है। उसको टेनेंट कहते हैं, किसान कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, किसान को टेनेंट कहते हैं, ठीक है, काश्तकार कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफिसर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी में कोई ज़मीन की ट्रांसफ़र हुई, अदला बदली हुई, या फिर बेचा कोई किसी को, तो ट्रांसफ़र करेगा राइट्स को, तो उसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड जो करना होगा, लाइक उसको सर्टिफिकेट ऑफिसर के बारे में ये सेक्शन 3 ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से होगा, बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सिविल जेल की बात करेंगे तो इस एक्ट से रिलेटेड जो CNT एक्ट से रिलेटेड केसेस होंगी, है ना, तो उस केसेस में जो जेल बनाया जाएगा उसको सिविल जेल कहते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिसाइड कर सकती है कि कहाँ हो सकता है, वो प्लेस अपॉइंट करेंगी, वो बताएगी कि यहाँ पे इसको सिविल जेल की तरह यूज़ करना है या नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी फाइनली, ठीक है।
उसके बाद कमिश्नर या जुडिशियल कमिश्नर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन होगा जुडिशियल गवर्नमेंट, मतलब इसमें केसेस होंगी तो जुडिशियल कमिश्नर होगा ना, जुडिशरी होगी तो उसमें उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन होगा जुडिशियल कमिश्नर। उसके बाद डिप्यूटी कमिश्नर की बात आती है, तो डिप्यूटी कमिश्नर देखिए यही है जुडिशियल कमिश्नर की तरह की, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन इसी की होती है डिप्यूटी कमिश्नर की। अब कई बार होता है कि डिप्यूटी कमिश्नर के राइट्स को या तो डिप्यूटी कलेक्टर को दे दिया जाता है, या फिर एसडीएम को दे दिया जाता है, या फिर कोई रेवेन्यू ऑफिसर को दिया जाता है, या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि इस लायक हो या इस ग्रेड में हो और वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड उसको अपॉइंट करती है एज ए डिप्यूटी कमिश्नर का पावर या राइट देने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है डिप्यूटी कमिश्नर कहलाता है। मतलब डिप्यूटी कमिश्नर किसको भी बोल सकते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर भी कहला सकता है कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, एसडीएम भी कहला सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कहला सकता है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर भी आरओ भी कहला सकता है। ठीक है, लेकिन डिप्यूटी कमिश्नर का बस पावर इंजॉय करेगा एट अ सर्टेन टाइम, वो इन रिगार्डिंग दिस एक्ट ओनली, सीएनटी एक्ट ओनली, समझ गए। इसके अलावा नहीं हो जाएगा कि वो डिप्यूटी कमिश्नर ही हो गया पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्हांसमेंट और इन्हांस्ड। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग बाद में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स डिस्कस इट हेयर ऑल्सो। इन्हांसमेंट और इन्हांस्ड का मतलब होता है रेंट के इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, ये वृद्धि और वृद्धत समझिए, वो हिंदी तेल लेने जाने दीजिए उसको। इन्हांसमेंट और इन्हांस, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, रेंट के इन्हांसमेंट की बात कर रहा है। सपोज करता है, इस जगह पर बात करता है कि सपोज कोई काश्तकार या कोई टेनेंट ए है जिसके पास कितनी है, 100 एकड़ ज़मीन है। कितना है, 100 एकड़ ज़मीन है। इसमें ये 50 एकड़ में खेती करता है और 50 एकड़ वेस्ट लैंड की तरह, वेस्ट लैंड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50 एकड़ इसके पास ऐसे ही पड़ा हुआ, उसमें खेती नहीं करता है। और ये रेंट पे कर रहा है कितना, पूरा का पूरा 100 एकड़ का इन द फॉर्म ऑफ मनी। ध्यान से सुनते जाएं एक एक बात को। कोई काश्तकार ए है या टेनेंट ए है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ में वो खेती करता है, 50 एकड़ उसके लिए अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, नहीं करता है। रेंट पे करता है पूरा का पूरा 100 एकड़ का इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, मनी के फॉर्म में, और रसीद कटवाता है, रिसिप्ट लेता है। तब इन फ्यूचर अगर वो बाकी 50 एकड़ को भी खेती के लिए यूज़ करने लगे, मतलब टोटल का 100 एकड़ अगर यूज़ करने लगे, तब जा कर के ऐसा नहीं होगा कि इसके रेंट में वृद्धि कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मनी। ध्यान से, इन द फॉर्म ऑफ मनी वृद्धि नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं, काइंड या फिर थिंग के फॉर्म में, मतलब जैसे धान उपजाता है वस्तु के फॉर्म में, काइंड और थिंग का मतलब होता है वस्तु के फॉर्म में देना रेंट, लगान। अगर ये 100 एकड़ का वस्तु के फॉर्म में देता हो लगान, या धान के जैसे धान उपजाया, ये धान के सीज़न में, खरीफ फसल के सीज़न में, खरीफ सीज़न में धान उगाया इसने, ठीक है, जिसमें पानी, खरीफ फसल किसको बोलते हैं, इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसमें धान ये उगा लिया। अब ये अगर धान के फॉर्म में धान ही रेंट देता है अपने लैंडलॉर्ड को, ठीक है, तो फिर जब 50 एकड़ में कर रहा था, धान रेंट में दे रहा था 10 किलो, ठीक है, 10 किलो जो भी हो रहा था, सपोज कर लेते हैं, इतना कम नहीं देगा या इतना ज़्यादा नहीं देगा, वी डोंट केयर। लेकिन जब 100 एकड़ में खेती करने लगेगा, तब यहाँ पर इसका रेंट बढ़ाया जा सकता है। ये 10 केजी ही धान नहीं देगा, अब ये हो सकता है कि 20 केजी धान दे, या कुछ और दे, या 15 केजी दे। दैट डिपेंड्स ऑन द डिप्यूटी कमिश्नर, और वो उनके बढ़ा सकते हैं ये करके लैंड को, ठीक है। तो यही इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेट के बारे में आती है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो पहले से, मान लीजिए ऐसे इधर करके बताता हूँ। मान लो ए के पास जो 100 एकड़ ज़मीन थी, उसमें 50 में खेती कर रहा था ये, और 50 में क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था। इसको सपोज ही कर लेते हैं, अभी तक इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये वेस्ट लैंड था। बाद में क्या किया कि इसमें मज़दूर लगाया वो इस लैंड में, और इसकी खुदाई करके, कोड़ करके, इसमें जुताई करके, सारे इसको बंजरपन को, झाड़ी झपाड़ जो भी इसमें पत्थर ईंटा था, इसको हटाया, इसको बंजर भूमि से उपजाऊ भूमि बनाया, पानी का व्यवस्था जो था उसको यहाँ पर लेकर के आया।
तब जा कर के अब इसके पास हो गया 100 एकड़ खेती के लायक। तो इस भूमि को, इस लैंड के पोर्शन को, जिसको इसने वेस्ट लैंड के पोर्शन को जिसको इसने कोड़ कर बनाया खेती के युक्त, उसको हम लोग कहते हैं, शानदार नाम देते हैं, वो क्या है, कोड़कर लैंड। कोड़कर लैंड इसको कहते हैं। तो मतलब किसी भी खेत को कोड़ करके, खुदाई करके अगर लैंड ज़मीन बना लेता है वो खेती के लायक, तो उसको कहते हैं क्या, कोड़कर लैंड। और उसको वस्तु के फॉर्म में अगर देता है रेंट, तो कोड़कर लैंड का रेंट बढ़ाया जाएगा वहाँ पर। और लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अगर मनी दे रहा था वो रेंट, तो वहाँ पर कोड़कर लैंड का भी रेंट नहीं बढ़ेगा। समझ गए? तो अभी स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम दूंगा मैं, समझते चलें और कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से समझ जाने की। स्टेट का मतलब क्या होता है, संपदा। जो भी ये स्टेट संपदा, इसकी कहने का मतलब है कि हम लोग सिंपली गवर्नमेंट या फिर लैंडलॉर्ड के स्टेट की बात करते हैं। और वो कौन कौन सा होता है, रेवेन्यू पेइंग लैंड हो सकता है या रेवेन्यू फ्री लैंड हो सकता है। और लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए कि डीसी, डिप्टी कमिश्नर के जो जनरल रजिस्टर होते हैं उसमें ये दर्ज होना चाहिए लैंड। तो वो क्या होगा, लैंडलॉर्ड की संपदा हो जाएगी, लैंडलॉर्ड का स्टेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या, और एक क्या होता है, ये तो हो गया एक। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट खास महल एंड रेवेन्यू फ्री लैंड्स नॉट इंटर्ड इन रजिस्टर, एनी रजिस्टर। वो भी गवर्नमेंट की ही संपत्ति होगी, वो भी लैंड, गवर्नमेंट मतलब लैंडलॉर्ड। देखिए कभी कभी मैं गवर्नमेंट, लैंडलॉर्ड दोनों चीज़ में मिक्स कर दूंगा। तो लैंडलॉर्ड जब बोलूँ तो गवर्नमेंट समझ लेना, गवर्नमेंट जब बोलूँ तो लैंडलॉर्ड समझ लेना। तो गवर्नमेंट का जो खास महल है या फिर रेवेन्यू फ्री लैंड, वो भी स्टेट होगी किसकी, लैंडलॉर्ड की ही, गवर्नमेंट की ही। तो आपको सिंपली लैंडलॉर्ड और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस भी है लेकिन नहीं भी है, दोनों समझना है। ठीक है, कई जगह पर गवर्नमेंट ही लैंडलॉर्ड्स होते हैं और कई जगह पे लैंडलॉर्ड्स तो लैंडलॉर्ड्स होते ही हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या है, सभी ट्री जितने भी पाए जाते हैं, रॉक्स, एनिमल्स, सभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। सेक्शन 3 नेक्स्ट क्या है, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है, सिंपल समझ ले, ये खेत का एक टुकड़ा। किसी भी टेनेंट या काश्तकार, जो इसका डेफिनेशन मैंने बताया किसको बोलते हैं, टेनेंट्स। ये टेनेंट्स ए है तो इसके ज़मीन के टुकड़े को जिस पे ये खेती करने का हकदार है बाय पेइंग रेंट, वो उसको जोत बोलेगा, होल्डिंग ऑफ टेनेंट। और इसी को बोलते हैं टेन्योर होल्डर। ठीक है, लैंडलॉर्ड का मतलब भूस्वामी होता है, जिसके जो कि रेंट ले सकता है, रेंट पाने का हकदार होता है। ठीक है, उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इंक्लूड्स क्रॉप्स, चल संपत्ति जिसको बोलते हैं। खेती बाड़ी तो चल नहीं सकती, नहीं है, उसको इधर उधर से ले नहीं जा सकते हैं। उसके बाद परमानेंट सेट टेन्योर की बात करें तो ये देखिए, परमानेंट टेन्योर क्या होता है कि इसको, जैसे किसी भी ए है, इसका जितना भी ज़मीन है, मान लो ये 10 एकड़ ज़मीन है इसके पास, ठीक है, जिसका रेंट पे करके ये इसमें खेती करने के लिए इसके पास ज़मीन है। ये जब इसका बच्चा होगा, ए का बी छोटा बच्चा, या फिर ए का छोटा बच्चा, छोटा ए लिखते हैं, स्मॉल ए, ये जब हुआ तो इसको ऑलरेडी ये वंशगत ट्रांसफ़र हो जाएंगी इसकी सारी टेनेंसी ए की। मतलब इसके ज़मीन को ये पालेगा खुद ब खुद, और ये अब रेंट पे करेगा, ये छोटा ए, और ये खेती करने के लिए या ट्री उगाने के लिए इसमें लायबल होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, और इसका लीगल राइट है ये यूज़ करने का लैंड को। ठीक है, तो वो तो आप लोग सभी जानते हैं कि बाप का ज़मीन या बाप का, दादा का, सबका ट्रांसफ़र होते जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। रिजेंबल टेन्योर, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कोई ए टेन्योर होल्डर है या फिर टेनेंट है, और एक क्या है, टेनेंट बी। ठीक है, ए का बाल बच्चा है ए, छोटा बी, A1 है, A2 है, A3 है, इतना सारा इसका बच्चा बुतरू है। बी का कोई भी बच्चा बुतरू नहीं है, नो चाइल्ड। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि सपोज करते हैं ए कोई ज़मीन अब इसको ट्रांसफ़र किया है, चाहे जिस भी कंडीशन में किया हो, ठीक है, और जितने भी साल के लिए किया हो, और ये जब बी की डेथ हो जाती है तो ये ज़मीन वापस से इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो रिजेंबल टेन्योर इसी को कहते हैं, बस सिंपल समझ लेना है। राइट, चैप्टर 2 की बात करते हैं, जिसमें सेक्शन 4 से 8 तक दिया हुआ है, जिसमें क्लासेस ऑफ टेनेंट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है,
चलिए ऑल राइट। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है, क्लासेस ऑफ टेनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासेस ऑफ टेनेंट के बारे में। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। तो क्लासेस ऑफ टेनेंट क्या होता है, टेनेंट तो बता दिया आपको किसको बोलते हैं। अब उसके ना वर्ग या फिर क्लासेस उसको डिवाइड किए गए हैं अलग अलग टेनेंट्स के टाइप में, प्रकार में उनको बांटे गए हैं। पहला तो टेन्योर होल्डर, ठीक है। पहला क्या होता है, टेन्योर होल्डर। टेनेंट्स का ही टाइप है टेन्योर होल्डर। ध्यान रखें, टेनेंट्स और टेन्योर होल्डर में थोड़ी सी डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। टेन्योर होल्डर टेनेंट्स का ही टाइप है। रैयत होता है इसमें, तीसरा होता है क्या, अंडर रैयत, है ना, और चौथा होता है मुंडारी खुटकट्टीदार। ये सब सारे क्या हैं, टेनेंट्स हैं, किसान है। सिंपल समझ लीजिए, किसान के ये प्रकार हैं। सबसे पहले टेन्योर होल्डर होता है, जो कि चैप्टर 3 में इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग एक एक डिटेल करके देख लेंगे। टेन्योर होल्डर और टेनेंट्स में थोड़ी सी डिफरेंस आपको बताता हूँ मैं। टेनेंट्स क्या हैं कि ऐसे पीजेंट्स या किसान जो कि खेती करते हैं अपने ज़मीन पर या और भी चीज़ें करते हैं कुछ, और उसके बदले में रेंट पे करते हैं। टेन्योर होल्डर कैन गिव हिज क्या बोल सकते हैं उसको, लैंड, और उसको वो किसी और को भी दे सकते हैं और उससे रेंट ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाती है छोटी सी, और बहुत कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसके बारे में। उसके बाद रैयत क्या है, रैयत वो होते हैं, ये यहाँ पर भी सेम उसी तरह से कंडीशन है कि रैयत वो होते हैं जो कि खेत को लेकर किसी खेती करने के उसमें लायबल होते हैं, और वो उसके बदले में रेंट पे करते हैं। सिंपल सी बस इतनी सी ही है। तो इसमें ऑक्यूपेंसी रैयत होता है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत होता है, और खुटकट्टीदार रैयत होता है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी रैयत और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, खुटकट्टीदार रैयत, उसके बाद अंडर रैयत और मुंडारी खुटकट्टीदार रैयत। तो ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले टेन्योर होल्डर के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर एक एक करके ये सब चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है कि टेन्योर होल्डर दिया हुआ किसमें, देखिए सेक्शन 4 में दिया हुआ है क्लासेस ऑफ टेनेंट के बारे में। क्लासेस ऑफ टेनेंट्स 4 टाइप के, टेन्योर होल्डर, रैयत्स और अंडर रैयत्स और मुंडारी खुटकट्टीदार। अब सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 आ जाता है, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। यहीं पे मैं लिख दिया हूँ, देखिए कैसे कैसे। अब सेक्शन 5 में ये टेन्योर होल्डर का मीनिंग दिया हुआ, मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर। सेक्शन 6 में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फिर रैयत की मीनिंग दी हुई है। सेक्शन 7 में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को दिया हुआ है खुटकट्टीदार के बारे में, ठीक है। खुटकट्टीदार, देखिए रैयत में ही, सेक्शन 6 में ही ये रैयत ऑक्यूपेंसी और इसके बारे में दी हुई है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी रैयत या रैयत के बारे में ही ये सेक्शन 6 बताता है। खुटकट्टीदार के बारे में सेक्शन 7 में दिया हुआ है, मुंडारी खुटकट्टीदार के बारे में सेक्शन 8 में दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं सीधी टेन्योर होल्डर के बारे में अब, जो कि सेक्शन 5 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 5 जाता है मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर का क्या मतलब होता है, जो छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट था ना, देखिए एक CNT एक्ट 1908 है, एक CNT, यहाँ पे T फॉर टेनेंसी नहीं, यहाँ पे T फॉर टेन्योर एक्ट है, वो है 1869 जो बना था। उसमें उसके रजिस्टर में जिसका नाम है एक्सेप्ट मुंडारी खुटकट्टीदारी। मुंडारी खुटकट्टीदारी क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे वहाँ पर टेनेंट्स जिनका नाम है CNT एक्ट 1869 में, है ना, एक्सेप्ट मुंडारी खुटकट्टीदार, वो नहीं होना चाहिए। उनको हम लोग बोलेंगे क्या, टेन्योर होल्डर, ठीक है, टेन्योर होल्डर। इसमें और क्या है मतलब इसका, देखिए इसका मतलब है अ पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड लैंड either for purpose of collecting rent or cultivating by himself by paying rent from other person, ठीक है, टू अदर पर्सन, सॉरी। मतलब वही बात बताया आपको कि टेन्योर होल्डर उसको बोलते हैं कि ऐसे पर्सन जो कि ज़मीन का हिस्सा अक्वायर करते हैं अपने लिए, और उसको या तो वो रेंट के पर्पस से अक्वायर कर सकते हैं, कलेक्टिंग रेंट के पर्पस से, या फिर खुद खेती करने के पर्पस से, कल्टीवेटिंग करने के पर्पस से। इसको टेन्योर होल्डर कहता है, राइट। अब उसके बाद सेकंड उसका जो टाइप्स ऑफ टेनेंट्स में था रैयत के बारे में, तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ रैयत पढ़ेंगे हम लोग। मीनिंग ऑफ रैयत मीन्स होता है यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रैयत की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रैयत का क्या मतलब होता है
कि पर्सन हु हैज़ गॉट राइट टू होल्ड लैंड फॉर पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग एंड इन रिटर्न पेज रेंट। देखिए रैयत का और डिफरेंस है थोड़ा सा टेन्योर होल्डर से। टेन्योर होल्डर रेंट पे भी लगा सकता है अपनी ज़मीन को, बट रैयत क्या कर सकता है, किसी ज़मीन से रेंट नहीं ले सकता किसी और को रेंट पे लगा, किसी और को दे करके, लेकिन हाँ वो रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को और वो कल्टीवेट करेगा, किसानी करेगा अपने खेत में, है ना, खेत की जुताई करेगा, उसमें जो भी फसलें हैं उपजाएगा, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ वो रेंट देगा किसको, लैंडलॉर्ड को। ठीक है। उसके बाद पर्सन में ऑल्सो देखिए रैयत का क्या मतलब होता है कि ए कोई है तो उसका बी, ए छोटा ए कोई बेटा है इसका, तो ये भी रैयत ही हो जाएगा। ये अगर ए रैयत है तो छोटा ए भी रैयत ही हो जाएगा, उसका बेटा जो है, तो इसीलिए कह रहे हैं सक्सेशन इन इंटरेस्ट है। मुंडारी खुदकट्टीदार आर एक्सक्लूडेड। यहाँ पे रैयत में मुंडारी खुदकट्टीदार को एक्सक्लूड किया जाता है, उनको अलग एक टाइप्स ऑफ टेनेंट्स में रखा गया है। ठीक है, मुंडारी खुदकट्टीदार तो वैसे भी अलग था ना टाइप्स ऑफ टेनेंट्स में। उसके बाद सेक्शन 7 में बताया मीनिंग्स ऑफ रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। इसका क्या मतलब होता है, मीन्स रैयत इन ऑक्यूपेशन ऑफ और एनी सबसिस्टिंग टाइटल टू लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम जंगल बाय ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द विलेज। मतलब समझिए, देखिए पहले क्या होता था, मुंडारी खुदकट्टीदार राइट किसको कहते हैं, या फिर ऐसे मुंडारी खुदकट्टीदार का रैयत राइट्स क्या होता है ना, या फिर ऐसे रैयत जिसको मुंडारी खुदकट्टीदार का राइट मिला है, क्या होता है समझो ऐसे। पहले जब झारखंड में आए लोग, तो झारखंड में पूरा का पूरा क्या था, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था। ये सब पेड़ है, देखिए मैं ड्राइंग बहुत अच्छे से नहीं लेकिन बस बता रहा हूँ, ये सब क्या है, सब पेड़ हैं, जंगल हैं। झारखंड में अभी भी बहुत ज़्यादा जंगल है। कितने % जंगल है, तो 29.6% जंगल है। ठीक है, 30 याद कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से ट्राइब्स आए, डिफरेंट ट्राइब्स, T1 T2 है ना, इस तरह के T3, इस तरह के ट्राइब्स आए, डिफरेंट टाइप्स। एक ट्राइब्स आया जिसका नाम था मुंडा ट्राइब, तो ये TM इसको लिखते हैं TM। ठीक है, ये ट्राइब भी आया। अब क्या कर रहे थे, ये सब ट्राइब आ रहे थे और कहीं कहीं के ज़मीन को ऐसे करके सफाया कर रहे थे, मतलब जंगल को सफाया कर रहे थे। अब यहाँ मान लीजिए जंगल की सफाया कर दिए। अब जंगल का सफाया यहाँ पर कर दिया इन लोगों ने, तो क्या हुआ कि एक सेकेंड, अब यहाँ पर जंगल का सफाया कर दिया इन लोगों ने। अब जंगल सफाया कर दिया तो यहाँ प्लेन भूमि बन गई। अब इसको खेती के लिए ये उपयोग करने लगे। तो ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, मुंडारी खुदकट्टी TM की बात कर रहे हैं, राइट, TM की बात कर रहे हैं। ये कौन हो गए, TM, मुंडारी ट्राइब के बात कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मुंडाज के मेल्स मेंबर मिल करके इसको सफाई कर दिया और यहाँ पर अपना खेती बाड़ी करने के लिए ये लोग ज़मीन बना लिए। तो उस समय जो उनका विलेज का हेड था मुंडाओं का, ठीक है, वो क्या किया कि जितने भी मेल इसमें लगे थे, इसको बनाने में जितने भी मेल इसमें लगे थे, उसको बराबर हिस्से में उतने लोगों को ज़मीन को बांट दिया और उनको अधिकार दे दिया इसमें कि आपका इसमें राइट है, अब इसमें आप खेती कर सकते हैं या धान उपजा सकते हैं या फल फूल कुछ भी, पेड़ पौधा कुछ भी अपना कर सकते हैं इसमें। तो वो राइट जो मिली उन मुंडाओं को, इन मुंडाओं को अलग अलग ज़मीन में, अलग अलग हिस्से में, उसको हम लोग कहते हैं रैयत्स हैविंग खुदकट्टी राइट्स। इनमें जो मुंडा जी, मान लीजिए ये इस वाले पोर्शन में मान लो कि मुंडा 1 था, इसको राइट मिला जो इस ज़मीन के पोर्शन का, उसको बोला गया कि रैयत्स हैविंग मुंडारी खुदकट्टीदारी। तो डिफरेंस बिटवीन कोड़कर एंड खुदकट्टी का क्या मतलब है, देखिए बहुत सारा लंबा चौड़ा लिफाफा लिखा हुआ है, सिंपल सी आपको मैं बताता हूँ क्या है डिफरेंस। देखिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और दूसरा ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। ये ज़मीन का टुकड़ा जो है हम खुदकट्टीदार और कोड़कर का डिफरेंस बता रहे हैं, सही है। ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पे जंगल था पहले, मान लो ये फॉरेस्ट था, समझ लो ये क्या है, फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट का लैंड था, इसमें जंगल ही था। डिफरेंट ट्राइब्स आए, इसको
काटना शुरू किए, T2 है ना, T3, ये सब काटना शुरू किए। तो ये जो ट्राइब ने काट करके जंगल को ज़मीन बनाया उसको हम लोग खुटकट्टी बोलते हैं, खुटकट्टी है ना। अब जो ट्राइब बनाएंगे, मुंडा ट्राइब बनाएंगे तो उनको खुटकट्टी, मुंडारी खुटकट्टीदार बोलेंगे। अगर उरांव ट्राइब इसको बनाएंगे तो उसको भूंइयर ज़मीन बोलेंगे, है ना। तो ये बताऊंगा आपको कौन किसके ज़मीन को क्या बोलता है। तो इस तरह से इनको बोला गया खुटकट्टी लैंड, ठीक है। लेकिन कोई अदर देन ट्राइब्स या फिर जो कि क्या बोल सकते हैं उसको, सदांस हैं, है ना। सिंपल समझिए, सदांस के बारे में अगर नहीं पता है तो भी आप जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे सदांस के बारे में एक वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सदान जो होते हैं, नॉन ट्राइबल्स बेसिकली लिविंग इन द झारखंड आर कॉल्ड एज सदांस, ठीक है। तो उन लोगों ने जो ज़मीन, मान लीजिए उन लोगों के पास इतनी ज़मीन थी पहले, ठीक है, ये एरिया का ज़मीन, बाद में ये वेस्ट लैंड को भी इतना कोड करके, जो अभी समझाया था आपको, वो इसी में शामिल कर लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडकर लैंड, ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कोडकर। तो यही बेसिकली डिफरेंस है। बाकी इतनी कहानी इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत है, आप पढ़ लें, ठीक है। बस यही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। मुंडारी खुटकट्टीदार क्या होता है, वही मुंडा ट्राइब जो बनाएंगे उसको मुंडारी खुटकट्टीदार बोले। चैप्टर 3 जिसमें 9 से 15 तक है, टेन्योर होल्डर के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 में 9 से 15 तक है टेन्योर होल्डर के बारे में, जिसकी हिंदी होती है भूधारक। इसके बारे में इसमें चर्चा करी गई है। क्या होता है टेन्योर होल्डर। सेक्शन 9 में जो है वो टेन्योर होल्डर व्हेन नॉट लायबल टू इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, इसके बारे में बोला है कि ऐसे टेन्योर होल्डर कब है जो रेंट, उसको उन लोगों का रेंट बढ़ाया नहीं जा सकता, लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इनका लगान तब नहीं बढ़ाया जा सकता है जबकि परमानेंट सेटलमेंट हो रहा था इनको, जब ज़मीन दी जा रही थी इनको, बदले इसके इनके नाम पे लिखी जा रही थी। नाम पे कहने का मतलब है कि इनके नाम पे ये लिखी जा रही थी कि ये टेन्योर होल्डर हैं, ये आज से अपने ज़मीन के बदले में ज़मीन का रेंट कलेक्ट कर सकते हैं किसी से, किसी को दे करके, या फिर ये रेंट खुद दे करके अपनी खेती कर सकते हैं इसमें। तो इस केस में क्या बोला गया, उस समय से जब ये लिखा गया, परमानेंट सेटलमेंट हुआ, अगर तब से ये रेंट नहीं इंक्रीज किया गया है फ्रॉम, मतलब इफ़ द रेंट हैज़ नॉट बीन इंक्रीज फ्रॉम द टाइम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, तब तक ये अगर नहीं की गई है तब से, तो इनके रेंट का इन्हांसमेंट नहीं होगा फर्दर भी। अगर करना भी है देन डिप्यूटी कमिश्नर विल ओनली डिसाइड कि इनको करना है कि नहीं करना है, अदरवाइज जनरली नहीं होना है इन लोगों का। तो 9 से 9 और 9A, सेक्शन 9A और 10, इन सब में किसके बारे में दिया हुआ है, तो रेंट के बारे में दिया हुआ है, इन्हांसमेंट ऑफ रेंट के बारे में। जैसे 9A क्या बोलता है, रेंट ऑफ टेन्योर होल्डर और ग्राम मुखिया कैन ओनली बी इंक्रीज बाय डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। अभी तो बताया आपको कि अगर इनका रेंट इंक्रीज भी करना है, जनरली तो नहीं होगा इंक्रीज, अगर परमानेंट सेटलमेंट के टाइम से नहीं इंक्रीज हुआ है तो। लेकिन अगर परमानेंट सेटलमेंट का हिंदी होता है स्थायी बंदोबस्त, शायद वही होता है ना हिंदी इसका। देखिए, रेंट ऑफ टेन्योर होल्डर और ग्राम मुखिया का अगर बढ़ाना है तो क्या कौन बढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर, और वो ऑर्डर देंगे रेवेन्यू ऑफिसर को कि रेंट बढ़ा दो इतना, फलाना ढिकाना, या सर्वे करो कितना बढ़ाना है, देन ही विल इंक्रीज दैट अमाउंट ऑफ रेंट। अब 10 नंबर क्या बोलता है कि सर्टेन भूंयर्स नॉट लायबल टू इन्हांसमेंट ऑफ रेट। देखिए, भूंयर्स के बारे में क्या बताएं, उरांव ट्राइब्स के जो लोग जंगल में खूंटकट्टी करते हैं, मतलब जंगलों को काट करके जो बनाया जिन्होंने ज़मीन, उनको क्या बोलते हैं, भूंयर्स, है ना। तो वो CNT एक्ट, जो छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में जो रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिनके नाम दिए गए हैं, जिस तरह से, जिनके नाम कहने का मतलब है कि जो ज़मीन का वहाँ पे भूंयर्स ज़मीन के बारे में मेंशन किया गया है, वो सब फिर वो भी लायबल नहीं होंगे, कि मतलब उनका भी रेंट नहीं बढ़ाया जा सकता है, उनका भी रेंट नहीं बढ़ाना है। तीसरा सेक्शन 11 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफ़र ऑफ टेन्योर। देखिए, कोई टेन्योर होल्डर है ए, ठीक है,
अपनी ज़मीन को या अपनी जोत को या अपनी होल्डिंग को बी को ट्रांसफ़र करता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन करेगा, ये इसको इसके नाम का एक पेपर लिखेगा। उस रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 11 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वी आर डिस्कसिंग इट। ₹1 से 100 रुपये इसको लग सकते हैं उसके लिए। प्रोसीज्योर क्या है, प्रोसीज्योर ऑन रिफ्यूज़ल ऑफ लैंडलॉर्ड टू, देखिए अब रजिस्ट्रेशन करने की बारी आ गई। तो अगर लैंडलॉर्ड इस टाइम पे रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं हम आपके इसको टेन्योर होल्डर के ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं करेंगे, तब उसमें क्या प्रोसीजर कर सकता है टेन्योर होल्डर कोई, है ना, जो एक नॉर्मली आप समझ लीजिए ना, टेन्योर होल्डर भी बोलता हूँ तो भी किसान समझिए, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस मैंने बता दिया। टेन्योर होल्डर कैन टेक रेंट फ्रॉम दैट लैंड विच इज़ हिज ओन एंड बट रैयत कैनॉट डू दैट। रैयत ओनली पेज रेंट इन रिटर्न कि वो अपनी ज़मीन पर खेती करेगा, ठीक है। उसके बाद 13 क्या है, डिवीज़न ऑफ टेन्योर, मतलब क्या है, वही कि कोई टेन्योर होल्डर ए है, इसके बच्चे हैं छोटे A1, छोटे A2, छोटे A3, तो इनका डिवीज़न होगा इसके मरने के बाद या मरने से पहले ही अपने डिवीज़न करके जाएगा अपने टेन्योर होल्डर्स का, और उसी में रेंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लो A 100 रुपया पे करता था तो तीनों को अगर बराबर कर दे तो ये बाद में 33 रुपये पे करेंगे कि नहीं रेंट, तो ये रिवीजन, इसमें डिवीज़न भी होता है रेंट का, उसके बारे में किसमें बताया गया है तो 13 सेक्शन नंबर 13 में। उसके बाद है एन्यूलमेंट ऑफ इनकम्बरेंस ऑन रिजम्पशन ऑफ रिजेंबल टेन्योर। देखिए रिजेंबल टेन्योर के बारे में बताया था आपको कि अगर किसी टेन्योर होल्डर, है ना, को वापस से उसके टेनेंसी राइट मिल जाते हैं उसको किसी भी ज़मीन का, जो कि वो किसी और को दिया हुआ रहता है और उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई वंश नहीं है, सो रिजेंबल टेन्योर बोलते हैं। तो रीएक्वायरमेंट ऑफ उसी के बारे में है, तो वो क्या हो जाता है, रीएक्वायरमेंट हो जाता है लैंड का, वापस से उसको मिल जाता है ना। कौन कौन से कंडीशन में रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है, मान लो जैसे मैंने बताया था कि ए कोई टेन्योर होल्डर है, बी कोई टेन्योर होल्डर, कोई एक बी पर्सन है, ये अपनी कोई ज़मीन को दे देता है बी को, लेकिन बी का यही है कि छोटा बी कुछ भी नहीं है, इसका एक भी नहीं है, नो छोटा बी, मतलब इनके बच्चे नहीं हैं, इनका वंश नहीं है, तो ये मर जाएगा तो ये वापस से इसकी ज़मीन इसको मिल जाएगी जिसकी थी। लेकिन इसी में कहता है कि कौन कौन सा कंडीशन, कुछ कंडीशंस भी है कि जिस कंडीशन में ये वापस ए क्लेम नहीं कर सकता है अपने ज़मीन पर कि ये मर गया है, अब तो मेरी ज़मीन दे दो, अब तो कौन इसको लेगा, तो मैं ही अकेला हकदार हूँ। तो कुछ कुछ कंडीशन है जहाँ पर कि वापस से ए को भी नहीं मिल सकती है, वो कौन कौन सा कंडीशन है वो समझिए। जैसे कि उसमें कोई परमानेंट बिल्डिंग बना दी गई हो, कौन सी बिल्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस, है ना, या फिर स्कूल बना दिया गया, धर्मशाला बना दिया गया हो, कुछ भी चीज़ें ऐसी बना दी गई हों जो कि वापस से उसको नहीं दिया जा सकता है, या फिर और भी कोई फैक्ट्री बना दिया गया हो, गार्डन लगा दिया गया हो, कैनाल लगा दिया गया हो, प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थान बना दिया गया हो, या फिर शमशान या स्मशान बना दिया गया हो। इन सब कंडीशन में वापस से रिजेंबल ऑफ टेन्योर नहीं, रिजेंबल टेन्योर नहीं काम करेगा, उस समय वापस से ए को नहीं मिलेगी उसकी ज़मीन और वो उसका हकदार फिर से नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है भाई किसी से ले लो ज़मीन, अगर तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हैं, शादी ब्याह करने की बात नहीं है तो, और समझ रहे हो, फिर वो ज़मीन उसको नहीं जाएगी वापस से, वो रह जाएगी, उसमें मंदिर बना दो, वो हमेशा के लिए सबके लिए रह जाएगी। वैसे ये फालतू मैं बोल रहा हूँ, क्या बक रहा हूँ। तो थर्ड नंबर क्या है कि या फिर कोई भी माइंस बना दिया गया हो किसी भी ऑफिसर के द्वारा, कोई भी ऑफिसर उस समय रहा हो, डीसी ही समझ लीजिए, या उसकी पावर को जो एंजॉय करता हो वैसा कोई ऑफिसर, उसके आदेश पे कोई माइन वहाँ पे बना दिया गया हो, कोई खदान बना दिया गया हो। तो इन सब कंडीशन है, 2-3 कंडीशन जिससे कि रिजेंबल टेन्योर काम नहीं करेगा, बाकी टाइम पे तो काम करता ही है। अब सेविंग चैप्टर सेक्शन 15 में लिखा गया सेविंग राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, मतलब दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो लैंडलॉर्ड्स के क्या क्या राइट्स हैं उसको बचा करके रखना, उनकी संरचना करने के बारे में इसमें दिया गया है, सही है। तो अब देखते हैं चैप्टर 4 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको चैप्टर 4 तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
टेनेंसी एक्ट में, CNT एक्ट में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देन वी विल डू ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और चैप्टर 4 तक जब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाता है। क्या होता है रैयत, क्या होता है टेन्योर होल्डर, क्या होता है टेनेंट्स, अभी तक आपको समझ ही आ गया होगा। क्या होता है ऑक्यूपेंसी रैयत, बताऊँगा मैं अभी आपको, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 4 में रैयत के बारे में लिखा हुआ है, और बेसिकली किसके बारे में लिखा हुआ है तो ऑक्यूपेंसी रैयत। रैयत 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, और एक होता है खुटकट्टीदार रैयत। खुटकट्टीदार रैयत, ये 3 टाइप के होते हैं रैयत, है ना। तो पहला इसमें जो चैप्टर 4 में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है वो ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में पढ़ना है। सो लेट अस बिगिन विथ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑक्यूपेंसी रैयत होता क्या है। देखिए ऑक्यूपेंसी रैयत का हिंदी होता है अधिभोगी रैयत। क्या होता है अधिभोगी, सॉरी क्या हो गया मेरे पेन को यार, समझ नहीं आ रहा। अधिभोगी रैयत होता है। नॉन ऑक्यूपेंसी का वो मतलब होता है अनधिभोगी। तो अधिभोगी या ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब होता है कि कोई भी रैयत, रैयत क्या होता है सिंपली मैंने आपको बताया कि जो कि खेती करता है और उसके बदले में रेंट पे करता है, बस सिंपल, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब होता है कि ऐसे रैयत जिसको अपने ज़मीन पर अधिकार भी हो, ये भी कि उसमें बिल्डिंग बना सकता है चाहे तो, या फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको, कोई पेड़ पौधा लगा सकता है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। ऑब्वियसली वो बड़ा, एक छोटा रैयत क्या बड़ा इंडस्ट्री तो सेटअप नहीं कर पाएगा, इसलिए छोटी बात कर रहा हूँ, मतलब इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। कुछ फूल के पौधे लगा सकता है, कुछ फल के पौधे लगा सकता है, वो ही कैन डू पॉन्ड बना सकता है, ही कैन डू फिशिंग, मतलब जो मत्स्य पालन होता है, फिशरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो फिश का पालन कर सकता है, मछली का पालन कर सकता है, सिंपल समझो यार, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं अधिभोगी। लेकिन अनधिभोगी या फिर नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वो सिर्फ और सिर्फ खेती करेगा, रेंट पे करेगा। दीज आर द राइट्स नॉट गिवन टू नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। और खुटकट्टीदार रैयत के बारे में तो आपको बता ही दिया। वो लोग कौन से रैयत होते हैं जो कि जंगलों की कटाई करके, वैसे ट्राइब्स जंगलों की कटाई किए हों और बाद में उनके जो मुखिया हों या उस गांव के विलेज के जो हेड हो, वो उनमें जितने भी मेल उसमें लगे हों जंगल की कटाई करने में, पर्टिकुलर लैंड बनाने में, उनमें बाद में बराबर हिस्सों में उसको बांट देता है। तो हर एक ट्राइब का वहाँ पर जो होता है वो राइट्स हो जाता है, रैयत बन जाता है, और उसको हम लोग खुटकट्टीदार रैयत बोलते हैं। अगेन मैंने आपको समझा दिया। तो ऑक्यूपेंसी रैयत समझ आ गया आपको। तो इसमें बेसिकली हम लोग ऑक्यूपेंसी रैयत की बात करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन 16 में बताता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी रैयत। कहने का मतलब है कि जो देखिए ये CNT एक्ट तो 1908 में बना, लेकिन यहाँ पे रैयत तो पहले से भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि CNT एक्ट 1908 में बना तो यहाँ पे रैयत का कॉन्सेप्ट ही अभी आया, 1908 में आया, नहीं। तो उससे पहले जो रैयत्स थे, ऑक्यूपेंसी रैयत्स, वो एज इट इज़ रहेंगे। सिंपल सी मतलब बस पहला पॉइंट का यही मतलब है कि जो पहले रैयत्स थे वो एज इट इज़ रह जाएंगे, उनको छेड़खानी नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, इफ़ एनी रैयत हैज़ ऑक्यूपेंसी राइट बाय एनी लोकल कस्टम और रूल्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 1908, तो वो रैयत ही रह जाएंगे। लोकल कस्टम का मतलब क्या है कहने का, ये समझिए। जैसे कि पहले क्या होता था, अलग अलग ट्राइब में अलग अलग पुजारी हुआ करते थे। सपोज करो कोई ट्राइब की बात कर रहे हैं हम लोग, T1 ट्राइब की बात करते हैं। इसमें जो पूजा करता है वो पंडित का नाम है पी, या पाहन नाम है, समझ लीजिए। पाहन कोई एक ट्राइब का पंडित का नाम है, जो पुजारी है, प्रिस्ट का नाम है। ये जब भी पूजा होता है, बहुत बड़ी पूजा कराते हैं ट्राइब लोग, तो पाहन को उसके बदले में, पाहन पूजा कर देता है, पंडित पूजा कर देता है, उसके बदले में उसको ज़मीन का टुकड़ा देते हैं। तो ये ज़मीन का टुकड़ा इनको कैसे मिला? कस्टम के थ्रू मिला, एक रिवाज के थ्रू मिला। तो ये रिवाज के थ्रू अगर इसको मिला है तो ये इसका पाहन इस ज़मीन के टुकड़े का रैयत बन चुका है, ये इस पे अधिकार है, इसका अधिकार मिल चुका है।
तो उन सब कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन हुआ हो CNT 1908 के पहले, बनने के पहले, इसके आने के पहले, तब वो रैयत माना जाएगा। उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसको नहीं हटा सकते हैं हम लोग, उसमें कोई भी कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है। उसके बाद इसमें और एक कंडीशन डाल दी गई कि एंड इवन ही हैज़ नॉट बीन कल्टिवेटिंग। देखिए, कोई भी रैयत को कहा जाता है कि कोई मान लो कि पट्टा पे ज़मीन रैयत ले लिया है, ठीक है, या ख़रीद लिया, किसी से ख़रीदा रैयत, ठीक है। अगर 12 साल तक वो कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करता है तो वो उस ज़मीन का ऑक्यूपेंसी रैयत बन जाएगा, उसका वो अधिकार हो जाएगा, ऑक्यूपेंसी रैयत, एज ए ऑक्यूपेंसी रैयत बन जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कह रहा है कि CNT एक्ट 1908 से पहले कोई रिवाज या किसी भी तरीके से कोई रैयत रहा है और अगर वो 12 साल से खेती नहीं भी किया, ठीक है, तब भी वो उसका ऑक्यूपेंसी रैयत होगा, अधिभोगी रैयत होगा। वो जो चाहे अपने ज़मीन में कर सकता है, एक्सेप्ट वन थिंग कि अपने ज़मीन की वैल्यू को बर्बाद ना करे वो, है ना। बस ये चीज़ है। जैसे पेड़ लगा सकता है, तालाब खुदवा सकता है, उसमें बिल्डिंग बना सकता है, ईंटा, कपड़ा, कुछ भी उसमें, कपड़ा यानी टाइल्स, कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ सेटल्ड रैयत की बात करते हैं हम लोग, जो कि सेक्शन 17 में दी गई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आई प्रॉमिस कि हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इफ़ व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ दिस CNT एक्ट, आप देखना कि आपको हर एक चीज़ याद होगी। हाँ, सेक्शंस को याद करने में अब पर्टिकुलर चीज़ पूछ देगा कि ये कौन से सेक्शन में है, देन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप बार बार जब एक समरी बना करके याद करेंगे, जब सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम लोग देखेंगे, तब जा कर के वो चीज़ें याद होगी। हर एक सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम के पर्पज़ से वो आप लोग देख लेंगे, वो बता दूंगा मैं, तो वो आपको बस वही याद रखना है। बाकी समझने के लिए तो हम लोग एक तरफ से देख ही रहे हैं, बस एक बार ढांचा बन जाए, एक बार स्केलेटन बन जाए, आपको बहुत अच्छे से फिर समझ आ जाएगा पूरा का पूरा CNT। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार है, एक तरह से आपको लगेगा, पता समझ आएगा, हर एक चीज़ को दिखना, हर एक चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। सो डेफिनेशन ऑफ सेटल्ड रैयत की अगर हम लोग बात करें, सेटल्ड रैयत किसको कहते हैं, तो वन हु हैज़ बिन रैयत और होल्ड लैंड एज ए पट्टा फॉर 12 years बिफोर एंड आफ्टर दिस एक्ट और आफ्टर दिस एक्ट। देखिए क्या बोलता है कि किसी भी रैयत, कोई भी रैयत अगर पट्टा के माध्यम से कोई लैंड का टुकड़ा, ये लैंड है मान लो, किसी लैंड का टुकड़ा पट्टा के माध्यम से अगर 12 साल तक वो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और ये आर्टिकल, ये सॉरी सेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जा सकता है सिंपली कि कितने साल तक वो रहेगा तो सेटल रैयत हो जाएगा। तो अगर वो 12 साल तक ये इसको रख लेता है अपने पास कल्टीवेट करने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से, ये आइदर बिफोर दिस एक्ट और आफ्टर दिस एक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, जिस गांव में ये ज़मीन है ना, ये लैंड का टुकड़ा है, उस गांव का ये सेटल्ड रैयत कहलाएगा। क्या आप समझे आप कि सेटल्ड रैयत कहलाएगा कैसे, कि अगर कोई भी पट्टा पे 12 साल तक ज़मीन रख लेता है कोई रैयत, आइदर एक्ट के पहले या एक्ट के बाद। 18 नंबर क्या है, गला सूख रहा है मेरा, 18 नंबर क्या है कि भूइयर्स एंड मुंडारी खुद कट्टीदार्स टू बी सेटल्ड रैयत इन सर्टेन केसेस। देखो मैंने भूइयर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि जो उरांव के ट्राइब होते हैं, उरांव ट्राइब के लोग जब जंगलों की कटाई करके उसमें खेती उपयुक्त तो ज़मीन बनाते हैं, देन उसको भूइयर्स बोला जाता है। और मुंडारी खूंट कट्टीदार तो आपको पता ही है। तो भूइयर्स और मुंडारी खूंट कट्टीदार, मतलब खूंट कट्टीदार तो जो जंगल की जो कटाई करते हैं उस ज़मीन को खूंट कट्टीदार से बोलते हैं। तो मुंडारी एक ट्राइब हुआ, एक उरांव ट्राइब हुआ, उरांव वाले को भूइयर और मुंडा को मुंडारी। तो इनके टू बी अ सेटल्ड राइट इन सर्टेन कंडीशन, ये भी सेटल्ड राइट्स हो, इनकी भी सेटल्ड राइट्स हो सकती है किसी किसी सर्टेन कंडीशन में। कैसे, जैसे देखिए इसको देखने से पहले अब थोड़ा सा पहले ये जानकारी ले ही लो कि कौन से ज़मीन को क्या कहते हैं। देखिए अगर इधर ट्राइब का टाइप लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, लैंड, ध्यान से देखना इसको। इधर क्या लिखा हुआ है, ट्राइब का टाइप, ये कलर ठीक नहीं है, कौन सा कलर लूँ मैं यार,
चलो इसको ले लेता हूँ। ये इधर ट्राइब का टाइप लिखा हुआ है और इधर लैंड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर देखिए जंगलों की कटाई करने वाली और बात है, अलग अलग ज़मीन का क्या क्या नाम है। जैसे खूंट कट्टी लैंड का प्रकार है, भूंइयर लैंड का प्रकार है। जैसे मुंडा ट्राइब अगर जंगलों की कटाई करते हैं तो उसको खूंट कट्टी या फिर मुंडारी खूंट कट्टी बोलते हैं, ठीक है। या फिर ओरांव ट्राइब करते हैं तो उसको भूंइयर ज़मीन कहते हैं। समझ लीजिए आप, ओरांव ट्राइब जंगलों की कटाई करके बनाते हैं खेती उपयुक्त ज़मीन तो उसको भूंइयर ज़मीन करते हैं। खूंटकट्टी किसको कौन कब बोलते हैं, जब मुंडा ट्राइब वाले बनाते हैं। जब कोड़कर ज़मीन, समझ गए आप किसको बोलते हैं, जब कोई बंजर ज़मीन को, एक वेस्ट लैंड को खेती उपयुक्त ज़मीन बनाता है कौन, सदान जब बनाता है खेती उपयुक्त ज़मीन तो उसको कहते हैं कोड़कर। सिंपल ऐसे समझो, जब मुंडा कोई खेती उपयुक्त ज़मीन बनाता है तो उसको खूंटकट्टी कहते हैं। और मुंडा कैसे बनाता है, तो जंगलों की कटाई करके। ओरांव ने जब बनाया जंगलों की कटाई करके तो उसको भूंइयर लैंड कहते हैं। सदांस ने जब कोड़कर जब वेस्ट लैंड, ये जंगलों की कटाई की यहाँ पे बात नहीं है, या वेस्ट लैंड जो बंजर ज़मीन है उसको कोड़कर, उसको ज़मीन बनाया, खेती युक्त ज़मीन बनाया तो उसको कोड़कर बोले। अगर लैंडलॉर्ड अपने इन सब का कुछ कुछ हिस्सा लेकर के रख लिया अपने पास ज़मीन तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मंझियस। इन तीनों का, जैसे खूंटकट्टी ज़मीन, भूंइयर ज़मीन और कोड़कर ज़मीन, इनका कुछ हिस्सा रख लेता है अगर ये लैंडलॉर्ड तो इसको बोलते हैं हम लोग मंझियस ज़मीन। उसके बाद कोई ज़मीन अगर राजा के द्वारा किसी को दान दिया गया है तो उसको राजहंस कहते हैं, राजहंस लैंड, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद मंझियस लेबर, अगर ये जो मंझियस क्या है, अब लैंडलॉर्ड इन तीनों में से ज़मीन ले लिया अपने में तो खेती कराएगा इसमें और इसमें लेबर लगेंगे। और वो मंझियस जो लेबर होंगे, उन ज़मीन का जो लेबर होंगे वो लोग अगर खेत बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बड़ खेत। तो याद रखना है, मंझियस जो बनाएंगे ज़मीन खेती उपयुक्त उसको क्या बोलेंगे, बड़ खेत, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, एक सेकेंड, अब समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे भूंइयर एंड मुंडारी खूंटी-कट्टीदार को भी कई बार क्या कहते हैं, सेटल रैयत के जैसा ट्रीट करते हैं या सेटल रैयत हो जाते हैं वो लोग कई बार। जैसे लैंड अपार्ट फ्रॉम मंझियस लैंड एंड बड़खेत लैंड। मंझियस लैंड कौन सा होता है, जो लैंडलॉर्ड्स के ज़मीन हुए। बड़खेत लैंड जो मंझियस के लेबर ने बनाया, ठीक है। इसके अलावा जो लैंड होंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे, विच आर रजिस्टर्ड इन CNT 1869। CNT 1869 में वैसे ज़मीन रजिस्टर हैं, वैसे ज़मीन जो मंझियस नहीं हो और बड़खेत नहीं हो, ठीक है। एंड इफ़ एनी भूंइयर फैमिली एक्वायर्स दैट लैंड फॉर 12 years देन दे विल बी कंसिडर्ड एज सेटल रैयत। देखिए सिंपल इसको समझिए कि 1869 में जो CNT 1869 था उसमें अगर कोई भूमि रजिस्टर है, कोई लैंड रजिस्टर है जो कि ना तो मंझियस लैंड है ना कि बड़खेत लैंड है, और वो रजिस्टर्ड लैंड को अगर कोई भूंइयर फैमिली या ओरांव का फैमिली है ना, वो 12 साल तक उसको रखता है, एक्वायर करके रखता है, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज सेटल्ड रैयत अगेन देयर। समझ गए आप कैसे, मतलब समझना है, सिंपल शुरू से समझो। अगर 1869 जो CNT 1869 है उसमें एक रजिस्टर बना है, उसमें भूमि का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ है कि ये भूमि ये भूमि ये भूमि, अगर उसमें जो भूमि का रजिस्टर किया गया है वो मंझियस लैंड और बड़खेत लैंड को छोड़ दें, ठीक है, और कुछ जो भूमि भूंइयर फैमिली के नाम से रजिस्टर्ड है वो वहाँ पर, ठीक है, और वो 12 साल तक एक्वायर्ड रखता है उस ज़मीन को, तो वो सेटल्ड रैयत कहलाएगा, ठीक है। यही था इसका मतलब। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसका एक और मतलब क्या है कि एंड कलर चेंज करता है, एंड लैंड विच वॉज नॉट खूंटकट्टी लैंड एंड एनी ऑफ दे वेर रजिस्टर्ड बाई। देखो दूसरा ये भी है कि जो खूंटकट्टी लैंड नहीं था और किसी भी वजह से मुंडारी खूंटकट्टीदार के तरह वो उसको रजिस्टर कर दिया गया CNT 1869 में, तो वो भी क्या हो जाएगा, उस केस में भी अगर वो 12 साल तक अपने आप को उसमें रख लेता है, 12 साल तक उसको अक्वायर करके रख लेता है, तो वो सेटल्ड रैयत समझा जाएगा उस गांव का, ठीक है, उस गांव का सेटल्ड रैयत समझाएगा। 17 से 19 तक आप देख रहे थे कि क्या था,
सेटल रैयत के बारे में था। 19 में क्या है, 19 में सेटल रैयत टू हैव ऑक्यूपेंसी राइट। देखिए सेटल रैयत के पास भी ऑक्यूपेंसी राइट होता है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है। 20 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, 20 में कुछ था ही नहीं, सिंपल। 20 में क्या है कि 20 में है इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स बाय लैंड लॉर्ड। ठीक है, 21 से 24 में ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में लिखा हुआ है। ऑक्यूपेंसी रैयत का राइट क्या होता है, तो सबसे पहला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 और 21A और 21 और 22, ये 21 से 24 ऑक्यूपेंसी रैयत का राइट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी। 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी ऑक्यूपेंसी रैयत अपने लैंड को यूज करने का कौन कौन सा उसका अधिकार है, उसके बारे में इसमें लिखा हो गया है। किसमें, 21 नंबर में, सेक्शन 21 में क्या कहता है कि किसी भी जो लोकल रिवाज के हिसाब से अपने लैंड को यूज़ करता है, मतलब अपने लैंड को ऑक्यूपेंसी रैयत किसी भी तरीके से यूज करता है, एक्सेप्ट कि वो लैंड की वैल्यू को ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें नील की खेती कर दे, ऐसा नहीं कि उसमें अफीम उगा दे, ऐसा नहीं कि इलीगल धंधा करने लगे उसमें, बस इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाइक कोई भी लोकल कस्टम रिवाज पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें वो कर सकता है, उसमें फार्मिंग यूज के लिए कर सकता है, ईंटें बना सकता है, खपड़े बना सकता है, फिशिंग कर सकता है, फिशिंग टैंक्स, तालाब, पोखर, पॉन्ड बना सकता है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं वो बना सकता है। फिशिंग अगर वो करता है पॉन्ड में तो उसका जो शेयर होगा लैंडलॉर्ड का और रैयत का वो इस तरह से होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा, लैंडलॉर्ड का शेयर कम होगा, ध्यान रखिए, 9/20। जैसे 20 किलो मान लीजिए मछली निकली उस तालाब से, तो उसको बांटेगा कैसे, 9 किलो देगा लैंडलॉर्ड को और 11 किलो कौन देगा, खुद रैयत रखेगा। तो इसीलिए इसका 9/20 होता है और ये 11/20 रैयत का होता है। ठीक है, उसके बाद राइट रिगार्डिंग ट्रीज़ की अगर बात करें तो किसी भी तरीके का ट्री ये लगा सकता है, काट सकता है, उसके फल फूल को उपयोग में ला सकता है या उसको बेच सकता है, कुछ भी चीज़ें कर सकता है। एक बम्बू का एक्सेप्शन आता ये है कि अगर बम्बू इसने नहीं भी लगाया हो, बम्बू का ट्री, ठीक है, ही हैज़ नॉट हिमसेल्फ हैज़ नॉट इवन प्लांटेड, या फिर उसको बढ़ाया नहीं हुआ, तब भी बम्बू को ये काट करके उसका उपयोग कर सकता है, उसमें इसकी राइट दी होती है। अपने अपने खेत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी दूसरे के खेत में जा कर के कटाई नहीं कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ, हाँ एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि इन केस इफ़ रेंट ऑफ लैंड इज पेड एज सेक्शन 61 देन द ट्री वुड विल बी शेयर्ड इक्वली। कहता है 61 क्या बोलता है, सेक्शन 61 में हम लोग आगे देखेंगे कि उसमें बोलता है कि किसी भी लैंड का रेंट थिंग्स और वस्तु के फॉर्म में कैसे पे करना है। तो अगर उस फॉर्म में पे करता है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो किसी भी रैयत का अगर हम लोग बात करेंगे राइट्स के बारे में ट्री की, तो वो रेंट पे भी करना है उसको और वस्तु के फॉर्म में करना है। तो ट्री अगर लगा हुआ है तो पेड़ की कटाई जब करेगा तो उसमें जो लकड़ी निकलेगी उसकी वुड का, उसके लकड़ी का बराबर हिस्सा बटेगा किसमें, लैंडलॉर्ड और इसमें, मतलब आधा हिस्सा 50% एज ए रेंट पे कर देगा वो लैंडलॉर्ड को, समझ गए, 50% एज ए रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को, बस ये मतलब है इसका, आधा आधा बराबर हो जाएगा इक्वली। और अगर ट्री प्रोडक्ट की बात करेंगे, जैसे मान लो महुआ है लगा हुआ, ठीक है, तो वो उसमें ट्री प्रोडक्ट क्या होगा, महुआ के फूल या फल, महुआ जो गिरता है वो, तो उस प्रोडक्ट का शेयर फिर से अगर थिंग्स या वस्तु के फॉर्म में रेंट पे करता है तो उसका शेयर फिर से वैसा ही हो जाएगा 9/20 और 11/20। 11/20 रैयत का होगा और 9/20 किसका होगा, लैंडलॉर्ड का होगा। प्रोटेक्शन 22 नंबर, सेक्शन 22 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फ्रॉम एविक्शन एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ग्राउंड। देखिए किसी भी ऑक्यूपेंसी रैयत को उसके ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है अगर वो 21 सेक्शन और 21A सेक्शन के अंदर ही रह करके अपने ज़मीन का उपयोग करे। 21 क्या बताता है कि लैंड का कैसे यूज़ करना है, और 21A क्या बताता है कि उसमें लगाए हुए ट्री का कैसे उपयोग करना है। अगर इसके अंदर रह करके उपयोग कर रहा है तो किसी भी ऑक्यूपेंसी रैयत को उसके ज़मीन से हटाया नहीं जा सकता, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है। कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 22 में। लेकिन कोई अगर स्पेशल ग्राउंड हुआ तो DC यानी डिप्टी कमिश्नर कैन डिसाइड वेदर द रैयत कैन बी इविक्टेड फ्रॉम हिज ग्राउंड, फ्रॉम हिज लैंड और
नॉट। उसके बाद डिवॉल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑन डेथ बोलता है कि डिवॉल्यूशन मतलब समझ लीजिए ट्रांसफ़र कहना है कि ऑक्यूपेंसी राइट्स जो होंगे, जब कोई ऑक्यूपेंसी रैयत मर जाता है तो उसके ऑक्यूपेंसी राइट्स जो होंगे उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा उसके बारे में बताता है। 23A क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑन सर्टेन ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग। किसी ऑक्यूपेंसी रैयत का जो होल्डिंग होता है, उसकी जो ज़मीन होती है उसको ऑक्यूपेंसी होल्डिंग कहते हैं। तो ऑक्यूपेंसी होल्डिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ट्रांसफ़र करेगा जब वो अपनी ज़मीन को, तो उसके बारे में बताता है 23A। 24 में है ऑब्लिगेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयट्स टू पे रेंट। रेंट में क्या ऑब्लिगेशन है इसमें, उसके बारे में बताता है। तो रेंट फेयर होना चाहिए, अनइक्विटेबल मतलब जस्टिफाइबल रेट होना चाहिए रेंट का। ऐसा नहीं कि इसमें 100 kg धान उपजा रहा है ऑक्यूपेंसी कोई रही है तो इसमें 90 किलो ले रहा है लैंडलॉर्ड ही या सरकारी ले रही है रेंट के फॉर्म में, तो दिस इज़ नॉट इक्विटेबल रेट। इक्विटेबल रेट मतलब जस्टिफाइबल रेट होना चाहिए, है ना, तभी पॉसिबल है। सरायकेला खरसावां, इसमें एक और चीज़ है, ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सरायकेला खरसावां सब डिवीज़न विल नॉट पे रेंट। क्या लिखा हुआ है साफ इसमें कि सरायकेला और खरसावां सब डिवीज़न जो है, जो कि कोल्हान डिवीज़न का एक पार्ट है ना, उस सब डिवीज़न के लोग रेंट नहीं पे करेंगे इन केस ऑफ, जबकि फ्रूट गार्डन हो, है ना, जिसको आप कह सकते हैं फल उद्योग लगाया गया हो, या फिर बाण खलियान जहाँ पे धान को निकाला जाता है, धान के पौधे से अलग किया जाता है, वो बाण, या फिर मैन्यूर पिट जो खाद गड्ढा जिसको बोलते हैं, गोबर रखने वाला गड्ढा, या फिर और भी खाद गड्ढे होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए रेंट पे नहीं करेंगे सरायकेला खरसावां सब डिवीज़न के लोग, ठीक है। यार जो सेक्शन 25 से 33 तक है, ये सेक्शन में बताया गया है कि इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट कौन कौन से कंडीशन में की जा सकती है और कौन कर सकता है इसके बारे में। तो सबसे पहला है क्या, 25 नंबर सेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस उस सेक्शन का नाम लिख दिया हूँ, उसको बस पढ़ते चलेंगे, आगे चलते चलेंगे। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्शंस है। 271 सेक्शंस को याद करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट समझना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। समझना कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जो यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं कि समझना बहुत टफ है, ये वो फालतू वो बता रहे हैं, बिल्कुल फालतू बता रहे हैं, समझे ना। आप देखिए इसमें 25 to 33 क्या है, इन्हांसमेंट ऑफ रेंट्स। 25 में कहता है कि प्रीजम्पशन दैट रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इज, मतलब 25 बोलता है कि ये प्री एज्यूम है कि जो रेंट या लगान लगाया गया है किसी भी ऑक्यूपेंसी रैयत में वो फेयर है और इक्विटेबल है, वो जस्टिफाइबल है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध रेंट लगाया गया, ये प्री एजम्पशन है ना। 26 क्या बोलता है, कन्फर्मेशन ऑफ रेंट्स इन्हांस्ड प्रायर टू इन्हांसमेंट ऑफ दिस एक्ट। 27 क्या बोलता है, 27 में मेथड्स इन विच रेंट ऑफ, ये सब देखो इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्त मेरे, इसीलिए मैं बस पढ़ रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगा डेफिनेटली बहुत अच्छे से। 27 क्या है कि मेथड्स इन विच रेंट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत में भी इन्हांस। देखो ये सवाल आता है, ये पूछा जाने वाला भी सवाल है, आपको भी ये फेल होगा। तो कौन कौन से मेथड्स में कैसे कैसे बढ़ाया जाता है जा सकता है रेंट, इफ़ नॉट मेंशनड इन एनी फॉर्म अबाउट द रेंट इन्हांसमेंट, किस मेथड से बढ़ाया जा सकता है रेंट को। तब कहता है कि अगर किसी भी फॉर्म में मेंशन नहीं किया हो CNT एक्ट में, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐसा मेंशन नहीं किया गया हो कि कैसे बढ़ाना है रेंट, तब डिप्यूटी कमिश्नर अपने कह सकते हैं डिस्क्रिशन में, अपने पावर में इसको रेंट को बढ़ा सकते हैं किसी भी ऑक्यूपेंसी रैयत को, ठीक है। और फाइनली रेंट कैसे बढ़ेगा, तो ऑन द ऑर्डर ऑफ DC रेवेन्यू ऑफिसर बढ़ाएगा। ये डिफरेंस याद रखें, रेंट कौन बढ़ाएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर, लेकिन उसमें ऑर्डर कौन देगा, DC देगा, डिप्यूटी कमिश्नर देगा, सही है। उसके बाद 28 क्या बोलता है, 28 बोलता है कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन टू DC फॉर इन्हांसमेंट। क्या कंटेंट होगा एप्लीकेशन में जो कि इन्हांसमेंट ऑफ रेंट को हम लोग DC को देंगे वो। उसके बाद प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। 29 बोलता है कि DC क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे अगर ऐसा एप्लीकेशन उनको मिलता है रेंट इन्हांसमेंट का, ऑक्यूपेंसी रैयत का। तो 30 क्या बोलता है, पावर टू
डायरेक्ट ग्रेजुअल इन्हेंसमेंट, पावर क्या क्या है डिप्टी कमिश्नर को कि डायरेक्ट इन्हेंसमेंट कर सकते हैं रेंट में। 31 के बारे में, 31 में लिखता है कि एप्लीकेशन फॉर, हर एक चीज़ की बारीकी लिखी हुई है, आप ये समझिए। एप्लीकेशन फॉर इंक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड हेल्ड इन एक्सेस। देखिए 31 के बारे में बताया गया है कि मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है या फिर मेरे बगल का कोई है ए रैयत और हम हैं कोई बी, ठीक है, ऑक्यूपेंसी रैयत। ए को लगता है कि हम जितना रेंट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करके रखे हैं, तो ए क्या करेगा, डिप्टी कमिश्नर को दे देगा एक एप्लीकेशन, ठीक है, क्या दे देगा, एप्लीकेशन कि साहब ये जो बी हमारा पड़ोसी है वो रेंट कम पे कर रहा है और ज़मीन ज़्यादा रखा है, तो उस कंडीशन में क्या मतलब कैसे एप्लीकेशन करना है उसके बारे में बता रहा है। और फिर ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा तो क्या प्रोसीजर लेंगे डीसी साहब, उसके बारे में 32 में बता रहा है। 33 बताता है सेविंग्स के बारे में, मतलब रक्षा के बारे में। अब देखिए सेविंग्स क्या है। Nothing in section 31 and 32 shall prohibit landlord from raising increased rents, realizing increased rent from रैयत for a separate parcel of land। देखिए 31 में क्या बताया मैंने आपको कि एप्लीकेशन दिया जा सकता है कि अगर एक्सेस ऑफ लैंड, जितना रेंट पे करते हैं आप उससे ज़्यादा ज़मीन रखे हैं, तो एप्लीकेशन कोई दे सकता है कि रेंट इसका बढ़ाया जाए। और इस कंडीशन में 32 बोलता है कि कैसे इसका प्रोसीजर, इस ऐसा एप्लीकेशन मिलने के बाद क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या करेंगे हम लोग, कैसे बढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में 31, 32 के कंडीशन में जब रेंट बढ़ाया जाएगा तो 33 में ये लिखा हुआ है सेक्शन में कि कुछ भी जो 31 और 32 से रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो उसमें डीसी को कोई भी फिर रोक नहीं सकता है, कोई शैल नॉट प्रोहिबिट, मतलब ये नहीं प्रोहिबिट करेगा कि लैंडलॉर्ड को रेंट रियलाइज़ करने, बढ़ा हुआ रेंट लेने में कोई भी चीज़ अड़चन नहीं आएगा। मान लो इन दोनों चीज़ को मिला करके डीसी साहब ऑर्डर दे सकते हैं, हाँ कि ये इसका रेंट कम दे रहा है, इसकी ज़मीन ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ये कोई भी चीज़ प्रोहिबिट, मतलब कोई भी चीज़ बाधित नहीं कर सकती है किसी लैंडलॉर्ड को बढ़ा हुआ रेंट लेने से। मतलब आप मना नहीं कर सकते हैं अगर आप ऑक्यूपेंसी रैयत हैं कि नहीं हम नहीं देंगे बढ़ा हुआ रेंट, तो कान के नीचे पड़ेगा ज़ोर से, ठीक है। उसके बाद 33A से 36 के बीच में रिडक्शन ऑफ रेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कैसे कैसे रिडक्शन कब कब कंडीशन में कर सकते हैं। तो 33A में लिखा गया है रिडक्शन ऑफ रेंट्स। इसमें क्या है, डीसी कैन ऑर्डर, गला सूख गया मेरा यार। डीसी क्या करते हैं, इसमें ऑर्डर दे सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ रेंट। कब कब ऑर्डर दे सकते हैं रिडक्शन ऑफ रेंट के लिए डिप्टी कमिश्नर, तो इन कंडीशन में, जबकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 में क्या दिया हुआ है कि प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन अगर कोई दिया जाए, देखिए सेक्शन 29 में था क्या नाम कि डीसी साहब को एप्लीकेशन मिल रहा है रेंट बढ़ाने के लिए। उस कंडीशन में अगर रेंट डीसी साहब ने बढ़ाया हो, कब से कब, तो 1 जनवरी 1911 से लेकर 31 दिसंबर 1936 के बीच अगर डिप्टी कमिश्नर ने सेक्शन 20 के आधार पे जो एप्लीकेशन होता है उसको देखते हुए रेंट बढ़ाया हो किसी भी ऑक्यूपेंसी रैयत का, तो उस कंडीशन में कम किया जा सकता है रेंट को, ठीक है, उस कंडीशन में कम किया जा सकता है। कब से कब, तो 1911 से लेकर के 1936 के बीच में बढ़ाया गया हो। तो 2 इसका नेक्स्ट क्या है, कब कम कर सकता है कि अगर मान लीजिए किसी भी अनसर्टेन वेज से सॉइल ख़राब हो गई हो, जो होल्डिंग होती है, जो जोत होती है, ज़मीन का टुकड़ा होता है ऑक्यूपेंसी रैयत का, उसका सॉइल ख़राब हो, मतलब जस्टिफाइबल रीज़न होना चाहिए उस कंडीशन, और कल्टीवेशन नहीं कर पाया हो, तो उस कंडीशन में भी रेंट कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, और कि अगर लैंडलॉर्ड सिंचाई की व्यवस्था करने में फेल कर, इस इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में फेल हो गया हो, तब भी रेंट कम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ऑर्डर इशू कर सकता है वो। उसके बाद इफ़ सडन फॉल इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अचानक से उस समय अगर मार्केट में प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत गिर गया, बहुत डाउन हो गया, तब भी ये क्या कर सकते हैं कि
ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि रेंट कम किया जाए। उसके बाद एक और चीज़ है लास्ट कि इफ़ होल्डिंग ऑफ रैयत बिकम्स लेस एज इट वाज बिफोर, अगर किसी भी रैयत का, ऑक्यूपेंसी रैयत की बात कर रहे हैं, अगर उसका होल्डिंग जो उसकी पहले मान लो 100 एकड़ ज़मीन थी अब बची 80 एकड़, है ना, उस केस में उसका रेंट कम किया जाना चाहिए। मान लो 20 एकड़ बेच दिया होगा तो जो इसको बेच दिया वो ट्रांसफ़र, वो पे उसको ना अपना टेनेंसी या अपना ऑक्यूपेंसी राइट ट्रांसफ़र कर दिया तो अब वो रेंट पे करेगा। अब ऐसा नहीं कि 100 एकड़ का पहले भी पे कर रहा था यही अभी भी करेगा, तो उस केस में इसको घटाया जाना पड़ेगा और डिप्टी कमिश्नर अलाउ करेंगे इसको। 34 क्या बोलता है, एप्लीकेशन टू डीसी फॉर रिडक्शन ऑफ रेट। 34 में क्या है कि एप्लीकेशन कैसे देना है डिप्टी कमिश्नर को फॉर द रिडक्शन ऑफ रेंट्स, उसके बारे में लिखा हुआ है। 35 में क्या है कि नोटिस बाय डिप्टी कमिश्नर फॉर द रिडक्शन ऑफ रेंट। देखिए डिप्टी कमिश्नर, अब ये सब चीज़ें अगर मिल गई, इनको पता है कब कब रेंट घटाना है, उसके इनको पता पहले बताया गया 33 में, 33A में कि कब कब रेंट घटाना है। उसके बाद 34 में इनको एप्लीकेशन दे दिया गया रेंट घटाने के लिए। उसके बाद 35 में ये क्या किए कि रेंट घटा करके नोटिस इशू कर सकते हैं लैंडलॉर्ड को कि रेंट घटा दो बेटा, तो ये लैंडलॉर्ड को नोटिस दे सकते हैं, या फिर इफ़ डीसी थिंग्स ही मे ऑर्डर अ मेजरमेंट ऑफ लैंड। घटाने से पहले मान लो कि ये एक ऑप्शन ये था ना कि पहले जो लैंड था किसी रैयत का वो बाद में घट गया तो उसका रेंट भी घट जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये रैयत झूठ बोल रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि डीसी साहब मेजरमेंट ऑफ लैंड करने की एक आदेश दे सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लैंड किया जाए, फिर ताकि हम लोग देखेंगे कि इसका घटाया जाना चाहिए रेंट या नहीं। उसी तरह से 36 क्या है, बार टू फर्दर इन्हांसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ रेंट वेयर देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं होगा तो वहाँ पर रोक लगा दिया जाएगा किसी भी तरीके का इन्हांसमेंट और रिडक्शन ऑफ रेंट में। तो हम लोग यहाँ तक अभी देख चुके हैं चैप्टर 4 तक, एंड नाउ विल सी, सो नाउ विल टॉक अबाउट द रैयत। चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे जिसमें रैयत्स हैविंग खुदकट्टी राइट्स। ऐसे रैयत जिनको खुदकट्टी राइट्स का अधिकार दिया हुआ है उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये जानना है कि जो इससे पहले के चैप्टर में अभी देखें हम लोग कि ऑक्यूपेंसी रैयत के जो भी लैंड यूज़ करने के राइट हैं, जैसे भी जो अपने लैंड में वो उसमें खेती कर सकता है, पेड़ लगा सकता है, उसमें ईंटा खपड़ा कुछ भी बना सकता है, कुटीर उद्योग जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं वो बना सकता है। सिमिलर राइट्स जैसे पेड़ के बारे में अगर जो राइट्स दिए गए हैं ऑक्यूपेंसी रैयत्स को, वो सब सारे सिमिलर राइट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें खुदकट्टी राइट्स को भी, खुदकट्टी राइट्स जिन रैयत के पास है उनको भी सिमिलर राइट्स दिया गया है, कैसे, ऑक्यूपेंसी रैयत के जैसा। सही है। अब और दूसरा क्या है कि दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज दैट कि CNT एक्ट जब आया 1908 में, है ना, उससे पहले अगर किसी खुदकट्टी, स्पेशली हम लोग ऐसे रैयत की बात कर रहे हैं जिसको खुदकट्टी का राइट्स है ना, वैसे रैयत को अगर CNT 1908 में जब आया उससे 20 साल पहले से, अगर एटलीस्ट 20 साल पहले से अगर वो राइट अधिकार है उसको, खुदकट्टी राइट्स उसको है उस रैयत को, तो उसमें उसके ज़मीन पे कोई भी रेंट इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अगर किया भी जाता है तो जो ऑक्यूपेंसी लैंड होंगे किसी विलेज में, जो खुदकट्टी राइट्स वाले रैयत होंगे वो किसी विलेज में होंगे। अब उसी विलेज में जो ऑक्यूपेंसी रैयत्स होंगे उनके लैंड का जो भी होगा रेंट इंक्रीमेंट, उससे आधा नहीं, आधा से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। मान लो ऑक्यूपेंसी रैयत उसी विलेज में, एक किसी विलेज में ऑक्यूपेंसी रैयत है और वहाँ पे खुदकट्टी राइट वाले भी रैयत हैं, ठीक है, तो इसका जितना मान लो रेंट इंक्रीज़ किया जाएगा, मान लो 50 रुपये रेंट इंक्रीज़ करे जाते हैं तो खुदकट्टी राइट्स के 25 रुपये मैक्सिमम इंक्रीज किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। ये कब की बात हो रही है, और ये खुदकट्टी राइट्स वाले जो रैयत हैं वो CNT एक्ट बनने से 20 साल पहले से उन्हें ये राइट अधिकार दिया गया है रैयत बनने का वहाँ का।
ठीक है। तो अब चैप्टर 6 आता है, इसमें एक ही सेक्शन था हमारा 37 सेक्शन नंबर सेक्शन। चैप्टर 6 में क्या बताता है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसका हिंदी होता है अन अधिभोगी रैयत। अन अधिभोगी रैयत, हिंदी जान करके कुछ करना नहीं है, बट नॉलेज इज़ नेवर वेस्टेड, सो आपको जान लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। 38 क्या बताता है कि इनिशियल रेंट एंड लीज ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत में सबसे पहला 38, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, बस समझाते चलता हूँ। ये क्या कहता है कि इनिशियल रेंट जो होगा एंड लीज, उसके बारे में बताता है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में। इसका क्या, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है कि जब किसी भी नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट हो रहा होगा, करार हो रहा होगा ज़मीन के लिए, कि लैंडलॉर्ड उसे ज़मीन दे रहा होगा नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को खेती के लिए, बदले में वो रेंट लेगा, तो उस समय जो रेंट फिक्स होगा वही कंडीशन के हिसाब से रेंट वो देता रहेगा। और वो रेंट भी पे करेगा कैसे, तो जैसे ऑक्यूपेंसी रैयत पे करता है रेंट। और ये कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन 39 में दिया हुआ है कि ऑक्यूपेंसी रैयत जिस तरह से लैंड का रेंट पे करता है, सिमिलर वे में नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत भी रेंट पे करेगा। ठीक है। अब 40 नंबर सेक्शन में क्या है कि इन्हांसमेंट ऑफ रेंट ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के रेंट के इन्हांसमेंट के बारे में दिया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 41 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस ग्राउंड में नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को उसके लैंड के अधिकार से हटाया जा सकता है ना। कौन कौन से रीजन हैं जब उनको हटाया जा सकता है। तो इसमें एक खास रीज़न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डेफिनेटली इधर उधर से घुमा करके कैसे भी। अगर कोई भी नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत लगातार 2 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब ध्यान से सुनिए, 2 एग्रीकल्चरल ईयर का रेंट तीसरे एग्रीकल्चरल ईयर के 90 दिन के भीतर नहीं पे करता है, तब उसको डिप्टी कमिश्नर वहाँ उनके अधिकार से उसके उस नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को उसके लैंड के उसके होल्डिंग के अधिकार से हटा सकता है। तो मतलब क्या होता है कि 2 साल 2 एग्रीकल्चरल ईयर 365 दिन प्लस तीसरे एग्रीकल्चरल ईयर के 90वें दिन के अंदर इसे पे करना है। तो मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा, इतना 365 प्लस 90 दिन, इसके अंदर इसको पे करना है ना। 2 एग्रीकल्चरल ईयर बीत जाए तो तीसरे एग्रीकल्चरल ईयर के 90 दिन के भीतर इसे रेंट पे करना है, अदरवाइज डिप्टी कमिश्नर कैन इविक्ट हिम फ्रॉम हिज होल्डिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत की बात कर रहे हैं। सेक्शन 42 कहता है कंडीशन ऑफ इजेक्टमेंट ऑन रिफ्यूज़ल ऑफ पेइंग रेंट। इसी के बारे में सेक्शन 41 का ही एक कंडीशन कौन कौन और हो सकता है, किस तरह से डिप्टी कमिश्नर इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जबकि वो रेंट नहीं दे पाएगा 2 साल 90 दिन के अंदर में। तो इसके बारे में लिखा हुआ है 42 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि कितना टाइम के अंदर उसे रेंट दे देना होगा ताकि वो ज़मीन से ना निकाला जाए अपने लैंड से। चैप्टर 7 में बात करते हैं हम लोग उन सब आर्टिकल्स के बारे में जो कि चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में जो लैंड्स नहीं दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बात होती है। बहुत कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस सिंपली है कि बार ऑफ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 43 सेक्शन नंबर में कि बार टू एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टू लैंड लॉर्ड्स प्रिविलेज्ड लैंड फ्रॉम चैप्टर 4। देखिए होता क्या है ना कि लैंडलॉर्ड जो भूस्वामी है ना, लैंडलॉर्ड जो है उसके कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जिनमें ऑक्यूपेंसी रैयत का अधिकार उतना नहीं चलता है जितना ऑक्यूपेंसी रैयत का लैंड का राइट्स है। जैसे उसमें उद्योग लगाना, पॉन्ड बनाना, पेड़ लगाना, खेती करना, टाइल्स बनाना, ईंटा बनाना, ये सब जितने अधिकार हैं इनमें से हो सकता है कुछ अधिकार इन जो प्रिविलेज्ड लैंड, इसको विशेषाधिकार लैंड बोलते हैं, जो कि लैंडलॉर्ड के अंदर है, उसमें वो सब अधिकार नहीं रहते हैं। तो वही है जो कि चैप्टर 4 में और चैप्टर 6 में नहीं दिया गया है, उन सब लैंड के बारे में यहाँ पर दिया गया है। वैसे लैंड जिसमें विशेषाधिकार होते हैं जो प्रिविलेज्ड लैंड कहलाते हैं लैंडलॉर्ड्स के, समझ गए। चैप्टर 8 में है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे पूछा जाने का चांसेस है। देखिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं और इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। चैप्टर 8 में कहता है लीजेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग
एंड टेन्योर। जो होल्डिंग होती है, जोत होती है, खेत का टुकड़ा होता है, खेत होता है मतलब उसका और उसका टेन्योर का जो उसकी अधिकार का है ना, उसके ट्रांसफ़र के बारे में और लीज़ के बारे में, किसी को लीज़ में देना, पट्टा में देना या ट्रांसफ़र करना अपने राइट्स को, उसके बारे में चैप्टर 8 में लिखा हुआ है। तो पहला इसमें सेक्शन जो आता है वो 44 आता है। और क्या इसमें लिखा हुआ है, रैयत्स इंटाइटल्ड टू लीज़, रैयत्स को अधिकार है लीज़ प्राप्त करने का। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है कि रैयत शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स अ लीज कंटेनिंग, लीज एक पेपर समझ लो, डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उसको रैयत्स को मिलेगा फ्रॉम लैंडलॉर्ड, है ना, ड्यूरिंग सेटलमेंट और ड्यूरिंग एग्रीमेंट जब भी आप बात करेंगे तब। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा कि उस रैयत को लैंडलॉर्ड कितनी क्वांटिटी की ज़मीन दे रहा है एग्रीकल्चर या उसको यूज़ करने के लिए, इन रिटर्न वो रेंट भी लेगा लैंडलॉर्ड, डेफिनेटली रिटर्न में रेंट लेगा, लेकिन कितनी ज़मीन दे रही है और उसकी बाउंड्री क्या क्या है उस लैंड की, ये लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि रेंट अमाउंट हर साल कितना पे करेगा वो रैयत, वो लिखा होना चाहिए। टोटल ज़मीन जितना देगा उसको, जितना होल्डिंग देगा उसको, जितनी लैंड देगा उसको। उसके बाद जो रेंट पे करेगा उसको कितने इंस्टॉलमेंट में वो पे करना है, उसको हर साल कितना इंस्टॉलमेंट दे करके पे कर सकता है वो रेंट को। तीसरा चौथा जो बात है वो लिखा हुआ है रेंट के बारे में कि रेंट या आइदर वो वस्तु के फॉर्म में देगा, या मतलब वस्तु के फॉर्म में मतलब कि जो खेत से उपजा रहा है वो उसी के फॉर्म में देगा। मान लो जैसे धान उपजाता है तो धान के ही फॉर्म में रेंट देगा, या फिर मनी के फॉर्म में रेंट देगा, या फिर दोनों का कुछ कुछ पार्ट देगा, मतलब मनी भी देगा और धान भी देगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कहाँ पे, सेक्शन 44 में, रैयत्स एंटाइटल्ड टू रिलीज, और ये सब चीज़ें लिखी हुई है उसमें। 45 सेक्शन कहता है कि लैंडलॉर्ड्स इंटाइटल्ड, देखिए 45 में बोलता है लैंडलॉर्ड इंटाइटल्ड टू गेट कॉपी ऑफ लीज, सेम कॉपी एक लैंडलॉर्ड को भी दिया जाएगा उसी लीज का कॉपी को, ठीक है। 46 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर यहाँ पर देखें चैप्टर 8 में तो हम लोग इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स बाय रैयत, कोई भी रैयत अपने कौन कौन से राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ हिज होल्डिंग, अपनी होल्डिंग किसी को बेचता है या लीज़ पर देता है या मॉर्गेज रखता है, उस कंडीशन में क्या क्या कर सकता है वो, उसी के बारे में है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, है ना। तो पहला तो इसमें है कि किसी भी तरह का ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकता है मोर देन 5 ईयर, जो भी करना है उसको 5 साल के भीतर ही करना है। और यहाँ पर वही सीन हो जाता है कि एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है, जो शेड्यूल ट्राइब को करेगा, एससी को करेगा, इन जनरल की बात कर रहा है, ओबीसी को करेगा। और बात करेंगे अगर अदर देन दीज 3 कास्ट सिस्टम, है ना, अदर देन दिस 3 कैटेगरीज, अगर कोई थर्ड होता है, जनरल होता है जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो किसी को भी करे, कैसे भी करे, 5 साल के लिए करे, 20 साल के लिए करे, उसके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं दी हुई है। तो पहला पॉइंट यही है कि कोई भी ट्रांसफ़र 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। आइदर इट इज़ द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, लीज और सेल, बेचना हो या लीज में रखना हो या मॉर्गेज के रूप में देना रखना हो उसको, तब भी भुगत बंद रखा जा सकता है इसको। जो भुगत बंद मैंने बताया कि गिरवी रख करके पैसे लिया जा सकता है, और जो ज़मीन का टुकड़ा को वो गिरवी रखेगा, जिसके पास रखेगा उसके अधिकार में चला जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है उस ज़मीन में उतने दिनों के लिए जितने दिन के लिए गिरवी रखा हुआ है, कुछ भी इन द सेंस कि उसमें उपज करा सकता है, उसको उसमें पेड़ लगा सकता है उतने दिन के लिए बस, है ना। तो उस मतलब उस ज़मीन से वो भी जो भी लाभ हो सकता है वो ले सकता है। तो भुगत बंधक ये रख सकता है, और फॉर द टाइम बीइंग 7 ईयर, 7 साल के लिए रख सकता है। लेकिन एक और कंडीशन दी गई है कि भुगत बंधक वो 15 साल के लिए भी रख सकता है। अगर जिस पर्सन के पास भुगत बंधक रख रहा है, कोई रैयत की बात कर रहे हैं, मान लो कोई रैयत है और वो बी नाम का पर्सन पे को भुगत बंधक के रूप में एक लैंड का टुकड़ा रख रहा है, और बदले में वो पैसा ले रहा है, ऑब्वियसली मनी लेगा, है ना। तो लेकिन बी, और ये 15 साल तक, इन जनरल क्या है, ये 7 साल तक है, लेकिन 15 साल तक भी हो सकता है इफ़ ये बी जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड होगा कहाँ पे, इन बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 में। अगर ये रजिस्टर्ड होता है तो यहाँ पर ये इसको 7 साल नहीं 15 साल के लिए दे सकता है
भुगत बंधक पे ये ज़मीन रख सकता है और पैसे ले सकता है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्यूपेंसी रैयत, ऐसे ऑक्यूपेंसी रैयत जो शेड्यूल कास्ट से नहीं है, शेड्यूल ट्राइब से नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास से नहीं है, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट, आइदर सेल, लीज पे रख सकते हैं, मॉर्गेज रख सकते हैं, भुगत बंधक रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कितने भी टाइम बिंग के लिए कर सकते हैं, इन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सेक्शन 46 का एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन 46 का क्लॉज 4 सब क्लॉज ए का एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। कहता है कि इफ़ एनी एससी, शेड्यूल कास्ट की बात करी गई है इसमें, गिव्स एप्लीकेशन टू डीसी टू रिपील हिज ट्रांसफ़र, ही कैन डू सो ओनली आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ द ट्रांसफ़र डेट। मान लो कोई एससी हैं, शेड्यूल कास्ट है, जो कि ट्रांसफ़र कर दिया ज़मीन किसी को, है ना, और बाद में उसे लगा या फिर बाद में ऐसा पाया गया कि ये ट्रांसफ़र जो हुआ है वो गलत हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, तब वो डीसी को आवेदन दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, किसके अंदर, सेक्शन 46 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए के अंदर, है ना, पार्ट इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप लोग। तो उसके अंदर वो एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन देने की भी तिथि ऐसा नहीं है कि आज के डेट में ट्रांसफ़र हुआ और हम कल जा कर के एप्लीकेशन नहीं दे दिए डीसी को कि नहीं ये गलत ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसा नहीं करेंगे। मिनिमम 12 साल के बाद ही वो अप्लाई कर सकता है एप्लीकेशन के लिए कि ये ट्रांसफ़र गलत हुआ है। देन आफ्टर क्या करेंगे, डीसी साहब इसको चेक करेंगे, एक कमेटी बिठाएंगे, देन आफ्टर कि गलत है ट्रांसफ़र या सही है ना, उसके हिसाब से। अच्छा, ट्रांसफ़र सही है या गलत है वो कहाँ दिया हुआ है, तो 46 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसी के हिसाब से गलत या सही डिफ़ाइन किया जाता है ट्रांसफ़र के बारे में। तो इसके हिसाब से डीसी साहब, डीसी महोदय देखेंगे कि ये गलत है या सही है, उसके बाद जांच बिठाएंगे उसमें। देन आफ्टर अगर गलत पाया जाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा, उनको मतलब वापस से ट्रांसफ़र का जो सर्टिफिकेट बनेगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका ट्रांसफ़र हटा दिया जाएगा, उसके राइट्स को वापस मिल जाएगा उस एससी को, शेड्यूल कास्ट को, और नहीं तो उसके कंडीशन में उसको वापस से रहने दिया जाएगा उसके पास, और इसको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा एससी को। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये सेक्शन 46(4) सब क्लॉज ए में। ठीक है, अब 47 सेक्शन है, वो बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ रैयत्स राइट अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर सपोज कर लो कि कोई रैयत है, कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है उसको कि इसको आपको बेचना है ज़मीन। ठीक है, रैयत जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ वही एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी कहता है कि कोई डिक्री या कोई भी ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है कोर्ट जिसमें ये बताया गया हो कि रैयत्स को सेल करने का राइट है, अपनी ज़मीन को बेचने का राइट है, ये ऑर्डर ही नहीं हो सकता है इशू, है ना। ये 47 में दिया हुआ है, कहाँ पर, सेक्शन नंबर 47 में। ठीक है, उसी तरह से 48 सेक्शन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ भूयर्स टेन्योर। भूयर्स टेन्योर क्या होता है पता है आपको, भूयरी होल्डिंग या भूयरी खोटकटी किसको बोलते हैं, जो ओरांव ट्राइब के लोग, मेल, उनमें जो पुरुष लोग थे वो जंगलों को काटे, बाद में उनमें बराबर हिस्सों में बंटवारा हुआ, तो उनके ज़मीन को भूयरी कहा जाता है। तो उनके ट्रांसफ़र में रिस्ट्रिक्शन जिसके बारे में दिया हुआ है वो 48 में दिया हुआ है। 48A में दिया हुआ है बेचने के बारे में रिस्ट्रिक्शन, कि यहाँ तो ट्रांसफ़र राइट्स के ट्रांसफ़र के बारे में है, यहाँ पे एक बेचने पे रिस्ट्रिक्शन के बारे में दी हुई है, भूयरी टेन्योर के बारे में। 49 एक जो है इसमें कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग और भूयरी टेन्योर फॉर अ सर्टेन पर्पस। देखिए, ऑक्यूपेंसी रैयत का जो होल्डिंग होगा या फिर भूयरी टेन्योर, मतलब किसी भी ऑक्यूपेंसी रैयत का होल्डिंग को ट्रांसफ़र किया जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और वो कौन कौन सा पर्पस हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट चाहे या सरकार चाहे कि इंडस्ट्री लगानी है उसमें, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई लगाना है जो कि इसको सपोर्ट करने वाला है गवर्नमेंट को, या कोई ऐसी स्कीम जो जन कल्याण में हो, वैसी उस तरह की योजना लगानी हो, या कोई माइनिंग की परियोजना हो, माइनिंग प्रोजेक्ट हो, या फिर इन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल रोड अवेलेबल कराने के लिए कोई इतने जो भी 3 चीज़ बताया मैंने, इन सब में से अगर इसके लिए रोड्स अवेलेबल कराने के लिए ज़मीन को लेना पड़े, ट्रांसफ़र कराना पड़े,
तो वहाँ पर वो कर सकती है। इन पर्पस के लिए कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी, इन सब पर्पसों के लिए किया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है ना, सेक्शन 49 में क्या लिखा हुआ है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन कौन से पर्पस के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑक्यूपेंसी होल्डिंग या फिर भूइयरी टेन्योर अपने राइट्स को। ठीक है, टू द लैंडलॉर्ड्स की बात कर ले, ऑब्वियसली टू द लैंडलॉर्ड्स यहाँ कहने का मतलब है तो लैंडलॉर्ड्स भी यहाँ पर सरकार हो रही है, समझ सकते हैं अगर समझने के लिए है तो ये। ठीक है, 50 नंबर कहता है, सेक्शन जो 50 है वो कह रहा है कि एक्विजिशन ऑफ टेन्योर, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ राइट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ टेन्योर होल्डिंग को लेने की बात कर रही है बाई लैंडलॉर्ड्स, मतलब खेत जो होता है किसी रैयत से इसको एक्विजिशन करने की बात कर रही है लैंडलॉर्ड, या फिर सरकार हो सकती है या लैंडलॉर्ड। तो कौन कौन से कंडीशन में एक्विजिशन हो सकता है लैंड का। एजुकेशनल स्कीम अगर लगाई जा रही हो उस लैंड पे तो रिलीजियस पर्पस के लिए लिया जा सकता है, माइनिंग पर्पस के लिए लिया जा सकता है। और देखिए जब ये सब पर्पस के लिए लिया जाएगा तो जो डीसी होंगे है ना, डिप्यूटी कमिश्नर, वो क्या करेंगे, इन सब लैंड के बदले में रैयत्स को पे करेंगे पैसा, और वो पैसा होगा 20% मोर देन द मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस में उस ज़मीन की कीमत होगी उससे 20% ज़्यादा होगा। और ये कौन डिसाइड करेंगे, ये डीसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से एनी वर्शिप प्लेस अगर बनाना हो, कोई सेमेट्री बना, शमशान बनाना हो, तो डीसी इस केस में नहीं अलाउ कर सकते हैं एक्विजिशन के लिए लैंड के लिए। सॉरी, बनाना हो नहीं, अगर कोई लैंड में ये सब वर्शिप प्लेस बना हुआ हो या फिर सिमेट्री बना हुआ हो या फिर कोई भी और ऐसे सेक्रेड प्लेसेस पर वर्शिप प्लेस ये बने हों, तो उस कंडीशन में डीसी अलाउ नहीं कर सकते हैं उन ज़मीनों का एक्विजिशन के लिए। तो ये था चैप्टर 8 तक जो पार्ट 1 में है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी रेस्ट देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में इम्पॉर्टेंट जो भी सेक्शंस होंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है कि अभी तक हम लोग बहुत जो इसका जो मेन चीज़ है ना हम लोग पकड़ चुके हैं, मतलब अच्छे से जान चुके हैं सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब कुछ भी चीज़ें पढ़ने में आसानी होगी, एंड रेस्ट अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आने वाले चैप्टर्स में। इसके बाद में कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ही पढ़ना है हम लोग को, और जो वही होगा मैं वही नोट्स में बना करके आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें जिन्हें बायलिंगुअल ये कंटेंट चाहिए। जेपीएससी की कंटेंट आपको पता है कि कितनी रद्दी कंटेंट अवेलेबल है, तो जिन्हें भी चाहिए प्लीज़ प्रोवाइड देम, हेल्प देम, शेयर देम, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू डू रियली अप्रिशिएट। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़। एंड ये क्या बोलता हूँ मैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेक्शन करूँगा जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे। दैट्स ऑल। उसके बाद ये CNT हम लोग का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।